अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हस्ती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम रिजवान अली अहमद की जानिब से भी और सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से भी। और उम्मीद करते हैं कि दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हम भी हाजिर हैं आपकी खिदमत में आपके दिन में अपना हिस्सा शामिल करने के लिए। अब आपको बताते चलें कि आज कुछ सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होने वाली है। पाकिस्तान और आयरलैंड के माबैन मैच है, तो सीरीज़ जीतने का टास्क दरपेश है पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ। अब सीरीज़ का पहला मैच आयरलैंड ने जीता, दूसरा मैच पाकिस्तान ने जीता, बड़ी कन्विंसिंगली पाकिस्तान ने जीता, और आज तीसरा मैच है शाम 7 बजे। मैच PTV स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ और क्या खबरें हैं? इसके साथ साथ बड़ी ज़बरदस्ती हमारे पास खबरें ये भी हैं कि अब देखें जिस तरह सीरीज़ बराबर हो गई हैं, लेकिन जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है और 45वें T20 जीतने पर उनको मोहसिन नकवी साहब ने एक शर्ट का तोहफा भी दिया है, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्ती बात है। ख़ास तौर पर रिजवान इस टाइम पे ना वो बड़ा आपका मोराल हाई हो जाता है। तो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने 45वां T20 मैच जीतने पर ये जहाँ पे बाबर आजम को खसूसी शर्ट का तोहफा दिया है, वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेटें हासिल करने पर शाहीन आफरीदी को भी खसूसी शर्ट का तोहफा दिया गया तो है। ये कप्तान पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन हैं T20 इंटरनेशनल्स में, और इनको ये एहसास हासिल है सबसे रफतुहात का। अब मुखालफिन या फिर तनकीद करने वाले जो मर्जी कहते रहें, लेकिन कामयाबी का रास्ता तो यही है कि हम कामयाबी पर ही चलते हैं। चलिए जी, अब हम कुछ बात करेंगे मौसम की, जिसके बारे में कहा जाता है कि मौसम खुश्क और गरम रहेगा। ये रहेगा इतना तवील लिखा हुआ है ना, कुछ स्क्रिप्ट्स में कुछ खबरों में मैंने देखा कि वो तवील लिखा हुआ, तब रहेगा बड़ी हे से लिखा हुआ। वो शायद इस वजह से भी लिखा गया हो, जो लिख रहा होगा उसको इतनी गर्मी लग रही है, उसने कहा कि भाई बहुत तवील रहेगा। और कहा भी जा रहा है बिकॉज बारिश का जो एक स्पेल स्टार्ट हुआ था वो ख़त्म हो गया है, और उसके बाद हम परेशान तो थे बारिशों की वजह से, क्योंकि हमारे किसान भाई, हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही थी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी है। लेकिन 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 बात ये है कि इसके साथ साथ अब जब प्रॉपर्ली गर्मी आ चुकी है, प्रॉपर्ली सूरज का जोर बहुत तेज़ हो चुका है, तो उसके बाद से हम उनसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि कल देखा जाएगा जो होगा, फिर जो होता है वो बर्दाश्त नहीं होता। तो यही वाला सीन हो रहा है कि अब हाँ, जो है आज वही कल है जिसका हमें कल इंतजार था। तो अब मौसम हो गया है बहुत गर्म और खुश्क, और अब आगे टेम्परेचर कैसा रहेगा, गर्मियों में टेम्परेचर कैसा रहेगा, हीट वेव के हवाले से भी कहा जा रहा है क्या प्रेडिक्शंस है। इस पर बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में DG महकमा मौसमियात माहिर साहबजाद खान ने ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन है, कि क्या गर्मी इसी तरह ज़ोरों से जारी और सारी रहेगी, ये हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे तो अगर देखा जाए तो अभी तक गर्मियों की हसरत पूरी नहीं हुई यानी जो गर्मी होनी चाहिए थी वो अभी तक गर्मी आई नहीं है। टेम्परेचर एक दो दिन मेरा ख्याल है कुछ सिंध और पंजाब के कुछ इलाकों में 45 से ऊपर गए थे, लेकिन फिर आपने देखा होगा कि जी ये 13 तारीख से वो 2-4 दिन फिर वो ठंडा मौसम गुजरा। लेकिन अब जो है ना, अब लगता है कि जनाब वो जेठ हाड़ या जो कुछ है आने वाला है, बल्कि जेठ का महीना चढ़ चुका होगा मेरा ख्याल है, जो पंजाबी के होते हैं। तो अब ये गर्मी जो है ना अच्छा स्पेल होगा, इसमें हीट वेव भी होगी आपको, और इसमें यानी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। तकरीबन कुछ इलाकों में हो सकता है 49 या 50, सिंध के जो गर्म तरीन इलाके होते हैं जैकबाबाद, मंजोदड़ो, लाड़काना, सिब्बी, या पंजाब के भी कुछ डेरा गाजी खान, या इन इलाकों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा जा सकते हैं। तो ये देखें इसके असरात जो होते हैं ना फसलों पे, या आम एक आपकी होती है कि इकोसिस्टम है पूरे का पूरा। हाँ बिल्कुल इकोसिस्टम, वो तकरीबन आप देख लें कि जी जो मौसम गुजरा है उसका असरात अगर फसलों पे देखा जाए तो गंदम की फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन जो फसलें आने वाली हैं, फ़र्ज़ करो जी उनमें से मैं एक एग्जांपल आम की फसल की देता हूँ कि वो काफ़ी मुतासर हुई है कि जी उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला होगा, और उस वजह से उसका बाकी आपने देखा होगा कि जी कपास की बजाई या चावल की पनीरी लोगों ने काश्त करनी होती है, तो उसके लिए भी जो है। लेकिन इसके ये जो मौसम गुजरा है इसके पॉजिटिव इम्पेक्ट्स भी हैं कि जी आपके रिजर्वायर में जो है ना वो पानी काफ़ी ज़्यादा है। तरबेला आज 32% पे है, और मंगला जो है वो 37% भर चुका है, जो कि मेरा ख्याल है कि जी पहली दफ़ा हो रहा है। इससे पहले इतना पानी इस सीज़न में मेरा ख्याल है नहीं देखा गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो यानी इनके पॉजिटिव इम्पेक्ट भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। किसानों को चावल की फसल के लिए आप देख लें, इस्लामाबाद में आजकल होता था कि जी आपको पानी नहीं मिलता होता था, यहाँ पे भी वो एक
होता था शोर के जी इस्लामाबाद वक्फा में बढ़ पीने जाता था, जो पानी की अब फराहमी इस का वक्फा वक्त था। मेरा ख्याल है अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। आने वाले दिन बहरहाल गर्मी भी अच्छी होती है, कई मच्छर होता है, वो आपको पता है कि जी गर्मी के साथ वो भी उसका भी खात्मा होता है, लेकिन अभी तक मच्छर था काफ़ी ज़्यादा, तो उससे डेफिनेटली कुछ इलाकों में मलेरिया भी होगा, हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो भी मुतासर हुए होंगे। तो अब आने वाला मौसम जो है ना इंशाल्लाह फिर हमारे मौसम के हिसाब से जो हम मानसून की प्रिडिक्शन करते हैं उसमें मई के महीने के टेम्परेचर्स जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं कि जी मई के महीने में या ये गर्मी तकरीबन थोड़ी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो बड़ा अर्ली होगा अगर हम मानसून की या प्री मानसून की बात करें हमारे साहब। जो 2 दिन पहले झालाबारी हुई, जिस तरह की बारिश हुई एकदम से क्लाइमेट चेंज की वजह से, हम देखते हैं कि जो झालाबारी और ख़ासतौर पर ओले थे उनका साइज़ इतना बड़ा था और काफ़ी ख़तरनाक था। कुछ ही देर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अब ये मुस्तकबिल में ऐसे ही हुआ करेगा कि कम वक्त में ज़्यादा बारिशें होंगी? बिल्कुल ऐसे होता रहता है। पिछले 2022 में अगर आप जून के महीने में एक स्पेल आया था 17 या 18 जून को, उसमें टेम्परेचर जो थे ना आपके बहुत ज़्यादा गिर गए थे। इवन ये जो अपना नारायण का गान है वहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, यानी जून के महीने में। तो ये एकदम तब्दीली आती रहती है, यानी आपका ज़ीरो लेवल बहुत नीचे आ गया, ओले बन गया, और ओले का साइज़ वाक़या कई वो पता चला है कि गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं और बड़ा यानी तो इस तरह का आते रहते हैं। अब क्लाइमेट चेंज ने तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ है। अच्छा, लेकिन महर साहब जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि रैपिडली बारिशें हो रही हैं, पहले होता था कि हल्की बारिश स्टार्ट हुई और फिर तेज़ी से बारिश हुई, इसी तरह हम देखते हैं कि जिन इलाकों में बारिशें हो रही हैं, पूरे शहरों में तो बारिश होती नहीं है, एक जगह पे हो रही है दूसरी में नहीं हो रही, जैसे मानसून में होता है। तो ऐसे में बहुत से लोग, जैसे अब कुछ दिन पहले बारिश हुई तो सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी खबरें और वीडियोस वायरल हो गई कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। अब ये क्लाउड बर्स्ट वाकई होता है किसी स्पेसिफिक एरिया में, या ये वाकई मौसमी आती तब्दीली है जिसकी वजह से इसी तरह बारिशें होंगी? बिल्कुल, जो ये काफ़ी डिफरेंस जो आ जाता है ना चीज़ों में, आपने देखा होगा कि जी किसी जगह पे हेलिंग ज़्यादा होगी, किसी जगह पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी, तो वाक़या होता है ये हेलिंग। वो आप क्लाउड बर्स्ट की बात ठीक कर रही हैं, यानी क्लाउड बर्स्ट ये नहीं होता कि जी पूरे एरिए में हो, एक तो उसकी ये खसूसियत है, वो बड़े शार्ट से इलाके में होता है। तो जो भी इस किस्म का फिनोमेना होता है, यहाँ पे अगर आप देखें कि जी यहाँ जहाँ पे पीटीवी में हम बैठे हुए, यहाँ पे अगर 1 मिलीमीटर हुई और दूसरे इलाके में 50 मिलीमीटर, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। फिर दोनों की नैयत मुख्तलिफ होती है। वहाँ पे गरज चमक हो रही होगी और बड़े तूफ़ानी टाइप विंड्स होंगी, और यहाँ पे बिल्कुल सुकून से वो कतरे गिर रहे होंगे। तो ये डेफिनेटली ये फिनोमेना फिर उसी क्लाउड बस्ट की तरफ ही चला जाता है कि जी एकदम वहाँ पे वो जो एक फिनोमेना होता था, हम उससे निकल आए हैं कि जुमेरात को अगर झड़ी लग गई है तो वो पूरा हफ्ता चलेगी, क्योंकि इस दफ़ा जो जुमेरात को बारिश हुई है उससे पिछले हफ्ते हुई तो वो भी 2 दिन या 3 दिन की बारिश थी। बिल्कुल यही बात, यही तब्दीली यही है। पहले देखें आपका मौसम जो होता था वो 7-8 दिन हल्की हल्की बारिश होती रहती थी। अब हम देखते हैं कि जी आपको वैसे गूगल या हम बता रहे होते हैं कि जी 4-5 दिन बारिश होगी, लेकिन बारिश एकदम ही हो जाती है एकदम। तो ये सारी क्लाइमेट चेंज या जो कुछ इफ़ेक्ट्स हैं उनकी वजह से ये सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं। सही। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, अब कहा जा रहा है हीट वेव भी आएगी इस दफ़ा, क्योंकि अब मौसमियाती तब्दीली भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। तो क्या इस वक्त गर्मियों का जो इस टाइम पे इस साल में गर्मी आएंगी उनका दौरानिया ज़्यादा होगा या उतना ही होगा जितना होता है? और ख़ास तौर पे जो प्री मानसून है, ये मानसून है, पिछले साल हमने देखा कि थोड़ा सा पहले स्टार्ट हो गया, या इस दफ़ा भी कुछ ऐसे चांसेस हैं होने के? बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात कि हमारी एक फोरकास्ट होती है 9 मुल्कों की फोरम एक बना हुआ है सिस्कॉफ, साउथ एशिया सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम। ये 9 मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान। ये 9 मुल्क इकट्ठे होते हैं अप्रैल के आखिरी हफ्ते में। कभी किसी मुल्क में, इस दफ़ा पुणे में हमारी वो जो मीटिंग थी, हम तो नहीं जा सके लेकिन हमने उसमें अब पार्टिसिपेट वर्चुअल किया था। बाकी काफ़ी मुल्कों के डीजीज़ भी गए हुए थे, दूसरा भी वो जो माहिर मौसमियात थे वहाँ पे मौजूद थे। तो एक कंसेंसस फोरकास्ट हम ग्लोबल इंडिकेटर्स देख के और फिर अपने लोकल इंडिकेटर देख के
वहाँ पे कंसेंसस फोरकास्ट मॉनसून की जाती है कि इस साल क्या एक्सपेक्टेड है। तो वहाँ पे जो फोरकास्ट अभी तक अनाउंस हुई है उसका लबे लबाब ये है कि इस साल फिर बारिशें ज़्यादा है ड्यूरिंग द मानसून सीज़न। पाकिस्तान में मानसून सीज़न जुलाई अगस्त सितंबर का होता है, तो इस साल बारिशें ज़्यादा मुतवक्के हैं। और एक चीज़ और इसमें जो सबसे ज़्यादा वो है, आप कह लें कि जी दोबारा 2022 की तरह इस दफ़ा भी जो फोरकास्ट नज़र आ रही है, बलूचिस्तान और सिंध के इलाके ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे जो 2022 में ज़रा जो 2022 में इफ़ेक्ट हुए थे। तो अभी देखें, ये हमारे लिए जब हम, ये तो ग्लोबल इंडिकेटर थे, अब हम जब मई का टेम्परेचर या ये चीज़ें देखेंगे ना, तो हम भी अपना फिर एक फोरकास्ट देंगे, तो इंशाल्लाह जून के दूसरे हफ्ते में हम भी इशू कर देंगे। अब इसमें ज़रूरी होता है हमारे साहब आज़ाद खान के, हम देखते हैं कि NDMA हैं या फिर PDMAs हैं जो सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन, उनको बर वक्त मुत्तला करना ताकि हिफाजती इंतजाम किए जाएँ, इस तरह की कोऑर्डिनेशन मौजूद है महकमा मौसमियात और हमारे इन इदारों के दरमियान? ये जुमे फ्राइडे को हमने एक मीटिंग की है जिसमें हमारे ये सारे इदारे थे, NDMA, PDMA और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट के इदारे, उनको हमने वार्न कर दिया है, उनको बता दिया है कि ये एक 9 मुल्कों की फोरकास्ट है और उसमें सारे दुनिया के मॉडल देखे जाते हैं। कोई ये नहीं होता कि जी अपना डाटा भी हमारा उसमें होता है, प्रीवियसली जो 4-5 महीने हम भुगत रहे हैं, फिर ग्लोबल इंडिकेटर ला नीना अल नीनो, इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट्स, और ये इस साल स्नोफॉल का क्या इम्पेक्ट है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और उसके बाद फिर ये स्टैटिस्टिकली भी इसका किया जाता है और एनालिटिकली भी इसको हम देखते हैं कि जी क्या एक्सपेक्टेड है। वहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट माशाल्लाह जो हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, तो वो अपना एक कंसेप्ट, और ये तकरीबन हर साल होता है। 2022 में भी जो फोरकास्ट इशू की गई थी उसमें भी ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह थी, और उस वक्त भी हमने तकरीबन पहले बता दिया था कि ये फिनोमेना अल्लाह ना करे कोई ऐसा डिज़ास्टर हो, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, और ख़ास तौर पर हमारे वो इलाके जो कि मौसम के हवाले से प्रेडिक्शन थी और जो हालात हुए हैं 2022 में, उससे अल्लाह ताला हम सबको महफूज आमीन सुबह आमीन। एक और चीज़ आपसे एट द एंड जानना चाहूँगी माहिर साहब कि अब हम देखते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्लाइमेट चेंज को डेटर करने की कोशिश की जा रही है। इस साल बारिशें ज़्यादा मुतवक्के हैं, आपने भी इस बारे में बात की, तो अब हमें क्या करना होगा? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह आपने 9 ममालिक की एक कोलैबोरेशन के हवाले से बात की, इसी तरह दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान कोलैबोरेट कर रहा है, अभी चाइना के साथ जनकाउ टेक्नोलॉजी, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको डेटर किया जा सके। इसी तरह जो हमारी नहरें हैं वो टूट जाती थीं, इसके लिए अब हमें क्या चीज़ें करनी होंगी? हमारे किसानों को क्या करना होगा? बीइंग अ सिटीज़न हमें क्या करना होगा ताकि अब जो फ्लड्स आते हैं, क्योंकि उससे हर तबके फ़िक्र के लोग मुतासर होते हैं, तो हम क्या करें? अच्छा देखें, टेक्नोलॉजी वाइज अब काफ़ी हमारी डिपार्टमेंट की इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। आप मेरा ख्याल है आप ही हमारे बेहतरीन जज होते हैं कि हम जो बताते हैं वो ये नहीं होता कि जी फोरकास्ट एग्जैक्ट हो, यानी अगर मैंने बताया ना कि जी कल ये चीज़ होगी, तो वो ज़रूरी नहीं है कि घंटा 2 घंटा तो आगे पीछे हो सकती है, इतना तो गुंजाइश होनी चाहिए। बाकी हफ्ता पहले भी हम फोरकास्ट देते रहे, ये सिस्टम जो आ रहे हैं उनको बताते रहें। दूसरी, चाइना ने हमारी एक हेल्प की है पिछले साल, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी हमें दी है, लाइटनिंग डिटेक्टर। रियली पहले होता था कि जी लाइटनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बिल्कुल। अब ये लाइटनिंग डिटेक्टर हमें पूरे पाकिस्तान के डाटे के अलावा 7 जो कंट्रीज़ हैं उनका डाटा भी दे रहे होते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा सवीयर किस्म की वो नज़र आ रही होती है जिसकी हद नहीं है। तो अब उसके थ्रू हम कर सकते हैं कि जी वार्निंग दे दी या लोगों को बता दिया कि इस इलाके में सवीयर किस्म की है या मॉडरेट है या लाइट थोड़ी सी कम लाइटनिंग है। लेकिन लाइटनिंग के साथ चूँकि आपको पता है कि जी तेज़ हवा भी होती है, गस्टी विंड भी होती है, बाज़ का तूफ़ानी हवाएं भी होती हैं, और वहाँ पे बारिश भी तकरीबन वो ज़्यादा होने के तो ये जो जुमला होता था, मुहावरा था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, अब ये तब्दील करना पड़ेगा, हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो गरजते हैं वो बहुत ज़्यादा बरसते हैं, बहुत ज़्यादा बरसते हैं, बहुत ज़्यादा बरसते हैं। गरज भी और खतरनाक हो गई। गरज तो दूर सुनाई देती है ना, तो वो कह रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे होता है एक्चुअली तो वो तो उनको पता होता है कि गरज भी रहे और बरस भी रहे। बहुत शुक्रिया माहिर साहब ज़ाद खान, आपकी कीमती वक्त का। हम उसमें आती तब्दीलियों के हवाले से बात कर रहे थे कि ये जो गर्मी का जोर मजीद जोरदार होता जा रहा है, ये कब तक जारी रहेगा? तरबूज बनेंगे, तरबूज पकेंगे, इनफैक्ट बनेंगे नहीं, पकेंगे, तरबूज पकेंगे, आम पकेंगे, आम पककर तैयार होंगे, उनमें से रस डलेगा, मजेदार से हो जाएंगे फ्रूट्स, और फिर हम खाएंगे। एग्जैक्टली हमारी जो
फसलें हैं, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें अपने चावल की फसल की, तो उसके लिए भी अहम है। पानी के रिजर्वायर्स में इजाफा हुआ है, फिर फसलों के लिए जो टेम्परेचर सही होता है, ना सिर्फ सतह के ऊपर बल्कि ज़मीन के अंदर, तो वो भी ज़रूरी है ताकि हमारा फल भी जायकेदार हो और हमारे जो फूड सिक्योरिटी है, ख़ासतौर पर खुराक का तहफ़्फ़ुज़ है, उसको हम मुमकिन बना सकें। बिल्कुल जनाब, अब जरा प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एक ज़बरदस्त से इवेंट की, लोक चौपाल, जो कि टैक्सिला में हुआ। इस इवेंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या ज़बरदस्त है, क्या मुनफरिद है इस इवेंट पर, इस हवाले से देखते हैं काजिम दाद की रिपोर्ट भी देखेंगे। साथ साथ काजिम दाद का एक मैं आपको जुमला बता दूं, जो कि रिपोर्ट बनाने के बाद या रिपोर्ट बनाने से पहले जब वो इस इवेंट में गए तो उन्होंने कहा कि ये जो इवेंट था लोक चौपाल था, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया एक अदबी नशिस्त में। कैसे हुआ, आइए देखते हैं। लोक चौपाल मुल्क पाकिस्तान का एक अहम अदबी इदारा है जो बाकायदगी के साथ अदबी नशिस्तों का अहतमाम करता है, जिससे तशनीगान इल्म व अदब सैराब होते हैं। इन नशिस्तों में मुल्क पाकिस्तान की अहम अदबी शख्सियात को मदऊ किया जाता है, जो मुआशरे के मुख्तलिफ अहम उमूर को ज़ेर बहस लाते हैं ताकि मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन रह सके। आइए आपको आज की इस अदबी नशिस्त में लिए चलते हैं। वो कौनिया हो कि बगदाद हो कि सेवन हो, वो कौनिया हो के बगदाद हो के सेवन हो, जमीन अपने सितारों के साथ रक्स में। वाह 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 वाह। तकरीब की सदारत उर्दू अदब के शायर जनाब इफ्तिखार आरिफ ने की, जबकि पाकिस्तान टेलीविजन कारपोरेशन के मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज रहने वाले नामवर अदीब जनाब अख्तर वकार अजीम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ये चौपाल का जो कॉन्सेप्ट था लोक चौपाल का, हमने इसीलिए शुरू किया था कि इस तरह के मौज़ूआत जो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत रंग भरते थे और जो आज नापैद होते जा रहे हैं, इनको वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। लोक चौपाल के नाम से ये जो एक महफिल तरतीब दी गई है अयाज कानी साहब की रिहाइश गाह के ऊपर, बड़ी खूबसूरत, एक तो माहौल इसका बड़ा खूबसूरत है और चौपाल लफ्ज़ जो है, ये दोनों लफ्ज़ लोक भी और चौपाल भी, ये दोनों एक बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इनका और ये हमारी तहजीब के साथ और हमारी पूरी मुआशरत के साथ ये दोनों लफ्ज़ जुड़े हुए हैं। इस मौका पर नामवर शायर और एंकर पर्सन शकील जाजिब ने भी अपना कलाम सुनाया और खूब दाद समेटी। तब उस निगाहे नाज से होगा ये आशना, पहले दिल अपने आप से बेगाना चाहिए। क्या कहने। लोक चौपाल के ज़ेरे इंतज़ाम मुनक़िद होने वाली इस अदबी नशिस्त में मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से नुमायाँ अफराद शरीक थे, जिनसे सदर और मेहमान खुसूसी ने PTV से जुड़ी अपनी दरख्शां यादों का तज़किरा किया और तकरीब को खूब यादगार बना दिया। जी जनाब, लोक चौपाल के हवाले से आप काजिम दाद की रिपोर्ट देख रहे थे और अब जो है सिलसिला प्रोग्राम का आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं खेलों के मैदान की, जिससे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। क्योंकि खेलें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का सॉफ्टवेयर इमेज तो उजागर करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह वो हम सबको यूनाइट कर देती है ना, वो बड़ी मज़ेदार सी बात है और हम बहुत प्राउड फील करते हैं। पहले हमारी हॉकी टीम थी जो वापस आई और उसका शानदार इस्तकबाल किया गया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, गो कि फाइनल नहीं जीत सकी, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज आउटस्टैंडिंग। इसके साथ साथ बात करें हमारी क्रिकेट टीम के हवाले से, तो क्रिकेट टीम के लिए आज का दिन बहुत क्रूशल है। आज शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। गुजर गया है मानूर, हमारा वैसे तो वो बैलेंस हो गया, T20 मैच था और पाकिस्तान टीम के बारे में ये चीज़ मशहूर है, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है जो कि क्रिकेट को समझता है, देखता है कि पाकिस्तान की टीम किसी भी टीम से हार सकती है, पाकिस्तान टीम किसी भी टीम से जीत सकती है। हम अब जो तकरीबन इम्पॉसिबल मैचेस हो चुके हैं उनको भी जीत सकते हैं। कल मैं देख रहा था कि उमर गुल के हवाले से एक रिपोर्ट थी उनके करियर के हवाले से, जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक शानदार इनिंग्स खेली। दैट वाज वन ऑफ इनिंग्स अपनी काइंड की उनके पूरे करियर में। लेकिन अब कुछ आयरलैंड के मैच की बात कर लें तो पाकिस्तान और आयरलैंड के माबैन सीरीज़ 1-1 से बराबर है। पहला मैच आयरलैंड ने चेज़ करके हमारे खिलाफ ये रन्स बनाए थे, 184 रन्स का हदफ था, 183 रन्स का, और उसको चेज़ किया। लेकिन साथ साथ बता चलें कि कल परसों जो मैच खेला गया उसमें कप्तान बाबर आजम ने कामयाबी हासिल की, टीम ने कामयाबी हासिल की और इस कामयाबी के बाद 45 T20 मैचेस जीतने वाले कामयाब कप्तान हो गया। तो काशिफ से बात करते हैं, शर्ट भी गिफ्ट की गई है, काशिफ से बात करते हैं। ये शर्ट जो उनको गिफ्ट की गई है, इसमें और क्या क्या मैसेजेस थे? अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम, कैसे रज़ा? आप ये जो मुस्कुरा रहे हैं, ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ी मानी खेस मुस्कुराहट। हाँ जी, आपने जो कहा ना और क्या क्या मैसेजेस थे, जिस अंदाज से मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे पहुँचे, काफ़ी मैसेजेस थे और इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं दाद दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करंट रिजीम को
बिकॉज अगर आप ग्राउंड्स में जाएं रिजवान, इस वक्त जिस बेहिसाब अंदाज से क्रिकेट हो रही है और बड़ी ही मैच्योर कह लीजिए और बड़ी ही संजीदा अप्रोच है क्रिकेट को लेके इस रजीम की। सिर्फ अभी के दिन में मैं अगर बात करूं तो 10 बजे के करीब इस वक्त पाकिस्तान के गालिबन 15-16 सेंटर्स में पैटर्न्स ट्रॉफी का मैच स्टार्ट हो जाएगा। विद इन अ वीक टाइम अंडर 19 स्टार्ट हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट सीनियर अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट। उसी के बीच में कहीं पे गैप देख के क्लब क्रिकेट भी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो उन्होंने कहा था कि 9000 मैचेस एक सहमाही में कराएंगे, तो मेरा ख्याल है दे आर वेल ऑन ट्रैक। और अच्छा लगता है कि जब इस लिहाज से क्रिकेट हो रही है, इख्तलाफ होता है बहुत जगह कि इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका करेंगे क्या भाई, नतीजा क्या निकलेगा, इसमें से हम क्या ट्रैक कर पाएंगे अच्छे प्लेयर्स को। तो मुझे ये लगता है कि पहले यंग नस्ल या जो यूथ है इसको ग्राउंड में उतार लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको रास्ता भी बताते चले जाएंगे कि किस अंदाज से इनकी राहें मुतय्यन करनी है। सो अभी तक अगर मुझे देखा जाए तो मैं जब मोहसिन नकवी इस रजीम की बात करता हूँ तो खुशी होती है कि वो क्रिकेट जो मैदानों से रूठ गई थी वापस आ गई है। बिल्कुल, और अब हम देख रहे हैं कि जैसे अब सीरीज बराबर है, 1-1 से आज शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा। तो आज का दिन क्या बिल्कुल क्रूशियल नहीं है, जैसा रिजवान ने कहा क्रूशियल टाइम गुजर गया, या पाकिस्तान ने इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया है कि अब वो जीते या हारे हमें उनसे प्यार है? नहीं, हमें उनसे प्यार है जब तक जीतते हैं। जब तक जीतते हैं। अब मुझे हारने के बाद भी प्यार होता है, बच्चा रो रहा हो तब भी अपना ही होता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये टीम हारे या जीते ये मेरी टीम है और मुझे इससे प्यार है। हाँ, इख्तलाफ ज़रूर होता है, हम कोशिश ज़रूर करते हैं उसको ठीक करने की, उस पर बात करने की। और मैं अमूमी तौर पे पिछले 10-15 सालों से जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा हद तक वो कहते हैं ना रिसर्च के बाद पहुँचा हूँ कि हारने के बाद अफराद में से ये सोचना कि लॉबी हो गई है, कप्तान बिक गया और ये हो गया, मतलब इस तरह की सारी बातों से बहुत ज़रूरी है कि गेम के टेक्निकल और टैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बात कीजिए। भाई गलती क्या हुई हमसे, हम अच्छा चेज़ नहीं कर पाए, फलाना प्लेयर जब वो स्लो खेल गया या उसने अपनी विकेट गलत मौके पे गवा दी या उससे बॉल अच्छे नहीं गिर रहे थे, फील्ड सेटिंग अच्छी नहीं थी, कप्तानी अच्छी नहीं। सो ये जो टैक्टिकल अप्रोचेस है, जब इस पे बात करेंगे तो प्लेयर आगे ग्रूम भी करेंगे। जब हम हर दफ़ा हारने के बाद प्लेयर्स पे इल्ज़ाम ही लगा देंगे तो एक मौके पे मुझे लगता है कि वो हमसे ही रिफ्ट का शिकार हो जाएंगे कि साहब हमारे गेम पे कोई बात नहीं करता, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात नहीं करता, हमारी तरक्की के हवाले से, जिसे कहते हैं ना गेम की तरक्की के हवाले से कोई बात नहीं करता, हाँ हमारी ज़ात पे कीचड़ उछालने को सब तैयार बैठे। तो मुझे लगता है इससे इज्तनाब करते हुए क्रिकेट की बात करेंगे तो तरक्की भी होगी। काशिफ, ये बेसब्रापन ज़्यादा हो नहीं गया? वैसे एक वक्त था जब हम देखते हैं कप्तान भी अगर टीम में मौजूद है, वो इंजमामुल हक हैं या फिर मोहम्मद यूसुफ हैं, यूनुस खान हैं, या फिर इंटरनेशनल टीम्स की बात करें तो उनमें भी रिकी पॉन्टिंग के ऊपर बैट पैच आया, सनत जसूरिया के ऊपर बैट पैच आया, ब्रायन लारा, यहाँ तक कि उनसे रन्स नहीं हो रहे थे, पूरी सीरीज़ में रन्स नहीं हुए, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता था कि ये डाउन टाइम हर प्लेयर पर आता है, हर बैट्समैन हर बॉलर पर आता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि उसकी बैशिंग स्टार्ट कर दी जाए। हमारा जो कल्चर बनता जा रहा है ख़ासतौर पर सोशल मीडिया, और अब बहुत सारे एनालिस्ट भी हैं कि उनकी पसंद का खिलाड़ी देंगे तो फिर बैशिंग कर दें आप जिसकी मर्जी। अब ये रवैया कितना मुतासिर करता है ओवरऑल ना सिर्फ टीम को बल्कि जो नए बच्चे आने वाले हैं वो भी तो देख रहे हैं कि अगर हमने परफॉर्म नहीं किया तो ये एक एडेड ऑन प्रेशर है। देखिए रिजवान, अब ना थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं कि अब जो क्रिकेट पे बात करने वाले लोग हैं ना, अगर आप चैनल्स को उठा के देखें या सोशल मीडिया को देखें, 70 to 80% वो हैं जिन्होंने एक सिंपल फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है डोमेस्टिक सर्किट का, नहीं खेली भी, बट उन्होंने अपनी तय ये समझ लिया कि उनको क्रिकेट बहुत आती है और वो इख्तलाफ तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। ऐसे ही है कि आप उनसे भी इख्तलाफ कर लें कि नहीं यार साहब ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है, ये क्रिकेट है। तो इस पे तो हर किस्म की बात, मैं हमेशा कहता हूँ क्वालिटेटिव गेम है ना, क्वांटिफाई करना तो हम कर देते हैं, इतने रन्स हैं इतने वो, लेकिन इतने सारे उसमें वेरिएबल्स हैं कि उनका अहाता ही नहीं किया जा सकता। सो इसलिए हर शख्स ये समझता है कि मैं ठीक हूँ। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं अभी कल परसों के दिन में, हमारे एक बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, 67 गेंदों पे 100 किया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उस वक्त जो वेस्ट इंडीज़ काली आंधी कहलाती थी, अब तो हम कह भी नहीं सकते। सो उन साहब ने कहा कि बाबर आजम अगर स्ट्रेट पे या सीधे बाउंड्री पे 3 छक्के मारने में अपने यूट्यूब चैनल बंद कर दूँ। अच्छा, मुझे इख्तलाफ नहीं, मैं हंसी आती है, आपको भी हंसी आती होगी, मुझे भी आती है कि जिसकी तारीफ़ दुनिया कर रही है हम अपने लोग नहीं कर रहे, बट मुझे इस जुमले में ना पूरी साइकी समझ आती है। वो क्या है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दूंगा, जिसका मतलब ये है कि आप क्रिकेट पे बहस इसलिए कर रहे हैं या क्रिकेट पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अपना यूट्यूब चैनल चलाना है। और हम जानते हैं, हम अपने आप को जानते हैं, हम सब एक नेशन के तौर पे कि चटपटी चीज़ हमें पसंद है।
तो वो जो चटपटी चीज़ हमें पसंद है वो बड़ी ज़रूरी है यूट्यूब चैनल के लिए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर किसी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट अच्छा है, जैसे कुछ अर्सा पहले शाहिद आफरीदी थे और उनका स्ट्राइक रेट वनडे क्रिकेट में 100+ होता था, लेकिन हमें वो पसंद नहीं थे। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए तनकीद करते थे कि वो ठहर कर नहीं खेल सकते। अब जिस प्लेयर को ठहर कर खेलना आता है, जो रन्स बनाता है, जिसका एवरेज अच्छा है, जो विकेट पर स्टे करता है, उसका स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम, मतलब हमें सिर्फ प्रॉब्लम चाहिए, हमें सिर्फ प्रॉब्लम चाहिए। यहाँ पे मैं काशिफ आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा हमें इख्तलाफ पसंद नहीं है, और एक तरफ हम ये देखते हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हम इख्तलाफ करने की कैपेसिटी में हैं या नहीं है। समटाइम्स इख्तलाफ एक्सट्रीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो एक्सट्रीम एक नैरेटिव बिल्ड कर देता है। इसी तरह इख्तलाफ समटाइम्स ये होता है कि आप बिला वजह तो कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स यू आर एट अ पोजीशन बट स्टिल अदर पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू यू। तो अब इसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसे आएगी? क्योंकि इख्तलाफ से ये है कि आपका इख्तलाफ मेरी नौकरी पे जो भारी आ सकता है ना, तो इस वजह से भी तो लोग इख्तलाफ पसंद आसान कर लेते। रोल डिफाइन हुआ करते थे। आप होस्ट हैं, रिजवान होस्ट हैं, हो सकता है आपको क्रिकेट के बारे में मुझसे ज़्यादा पता हो, लेकिन चूंकि रोल डिफाइन है तो आप एनालिसिस नहीं करेंगे, एनालिसिस के लिए गेस्ट बुला लिया गया। अब ये बड़ी एक मुख्तसर सी एग्जांपल है। इसी तरह पूरी ज़िंदगी का अहाता कर लीजिए, हर शख्स का एक रोल होता है। जब आप रोल से आगे बढ़ जाने की ये तसव्वुर खुद से कर लेते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा पता है और उसका इजहार भी कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के साथ मुखालफत शुरू हो जाती है। वो मुखालफत फिर संजीदा नहीं रहती, वो सिर्फ तंज बराए तंज हो जाता है, तनकीद बराए तनकीद हो जाती है। इसी चीज़ को क्रिकेट पे ले लीजिए। अब रोल डिफाइन है कोच का, कप्तान का, तज्जिया कार का, एनालिस्ट का, लेकिन जब एनालिस्ट एक दिन टीवी पे आके बैठ के कोचिंग की बात करेगा, कोच जाके लैपटॉप पकड़ के एनालिस्ट बन जाएगा, कप्तान को एतराज़ होगा कि फास्ट बॉलर अच्छा नहीं है, फास्ट बॉलर कहेगा बैट्समैन अच्छा नहीं है, हम सब अपने अपने रोल्स को छोड़ देंगे, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया कि असल में ख़राबी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। सो इसीलिए बड़ा ज़रूरी है, मैं जब भी ये बात करता हूँ कि सपोज़ मैंने क्रिकेट खेली, एक बैट्समैन के तौर पर खेली, तो मैं शायद बैट्समैन के बारे में हल्का सा जानता हूँ या मैं हल्की सी समझता हूँ, बट मैं ये कैसे तसव्वुर कर सकता हूँ कि फास्ट बॉलर जो 22 गज से भाग के आता है, 30 गज से भाग के आता है, उसके बारे में भी सारी जानकारी है मुझे। सो ये जो रोल डिफाइन करना है बड़ा जरूरी है। ये तो मुहावरा बनाए कि वर्क योर वेज, वही काम करो जिसकी तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, एक और चीज़ भी ना, आप खुदा ना खासा सेहत का कोई मामला लेकर किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो सबको मालूम होता है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और आपका इलाज किस चीज़ में, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कि बताए बगैर आपको आपकी रूटीन के ऊपर सब कुछ कह दिया जाएगा। अच्छा काशिफ, आज के मैच की बात कर लेते हैं। सीरीज़ 1-1 से बराबर है। डबलिन की कंडीशंस, पहले मैच में हम समझ नहीं पाए कंडीशंस को, जो ग्राउंड का सिनेरियो है। इजाज़त दें, एक जुमला है, ब्रॉडकास्ट के हवाले से कुछ नहीं है। आपने कहा ना समझ नहीं पाए, यकीन जाने हम देख भी नहीं पाए। ये तो देखिए, अब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला नहीं है उस तरह से, जैसे वेल एस्टेब्लिश्ड और फुल मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो होपफुली आने वाले दिनों में अच्छे मैचेस मिलेंगे। तो आज के मैच में हमारे प्लेयर्स अब चेज़ की तरफ, वैसे भी बाबर जब से कप्तान बने हैं चेज़ अच्छा कर रहे हैं, तो आज भी चेज़ की तरफ जाएंगे या एक दफ़ा फिर टेस्ट करेंगे पहले खेल कर डिफेंड करने की, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। देखिए, मुझे ये मेरी ख्वाहिश है इस सीरीज़ को ना तैयारी के ज़ुमरे में लिया जाए, और ये एक मरहला है तैयारी का वर्ल्ड कप की, तो इसमें तजर्बे किए जाए। आज टॉस जीते, मुश्किल भी कंडीशन से पहली बारी करें। अच्छा, अब ये कहते हुए ना अब ज़रा फुल स्टॉप लगाइए और ये सिर्फ सोचिए कि मैं जब तजुर्बा करने की बात कर रहा हूँ, इस तजुर्बा करते हुए मैं आयरलैंड से हार जाऊँ, और आयरलैंड हल्की टीम नहीं है भाई, वो हर वर्ल्ड कप में किसी ना किसी को ले डूबती है, हमसे स्टार्ट कर चुकी है। 17 साल हो गए हैं हमें हराए हुए ऐसी, और उसके बाद इंग्लैंड को हराए हुए, अभी इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले इंग्लैंड सीरीज, आयरलैंड उससे सीरीज जीत गया। सो आयरलैंड हल्की टीम नहीं, अभी रिसेंटली वो टेस्ट मैच जीत कर आ गए अफगानिस्तान से उनके कंडीशंस में। सो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम तजुर्बा करने जाते हैं, कप्तान कहता है कि यार आज लेट्स एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट आपको पता है वो कामयाब भी हो सकता है, नाकाम भी हो सकता है। आयरलैंड के अगेंस्ट मैं चाहता हूँ कि हमारे एक्सपेरिमेंट की कामयाबी का तनासुब 70% हो, 100% नहीं भी हो तो 70% हो। तो उसमें खुदा न खास्ता हम फ्लॉप हो गए, तो क्या हम उस कप्तान को और पूरी टीम को बख्शेंगे? और हमें पता है कि हम नहीं बख्शेंगे, और तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तजुर्बा नहीं करेंगे। जब तजुर्बा नहीं करेंगे वो, तो हम कैसे अपने कप्तान से एक्सपेक्ट कर लें कि वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेकर आ जाएगा? आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के लिए उसको किसी ना किसी इंटरनेशनल क्रिकेट में, सीरीज में, किसी अरीना में ये खुली छूट भी दी जाए, चल यार जा तजर्बे कर। अब यही बाबर आजम, इसकी मुस्कुराहट, इसका हंसना, इसका खिलखिलाना PSL में हम सब ने देखा, चाहे वो रिजवान से पंगा लेना हो, चाहे वो अपने टीममेट से पंगा लेना हो। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना नहीं था। अब जो कप्तान बनाया गया है पाकिस्तान का, जिन सर्कमस्टांसेस में बनाया गया और फिर जिस अंदाज से हम उसके पीछे आंखें डाल के पड़े हैं, वो शख्स मुझे लगता है जो कॉपी पे लिख के आता होगा ना, उससे हिलता भी नहीं होगा, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी। और शायद हर बंदा अपनी अपनी पोजीशन में इतना डरा हुआ है कि वो कुछ नई चीज कर नहीं रहा,
और वो उसका फोकस जो है दूसरी तरफ। एट द एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई पैगाम देना चाहे टू द मैनेजमेंट और जो आवाम को, क्योंकि वो बड़ी बेसब्री हो जाती है और वही नैरेटिव भी बिल्ड कर रही होती है, वही तनकीद भी कर रही होती है। पैगाम कुछ नहीं है मेरा, और ना ही मैं अपने आप को इस जगह पे पाता हूँ इतना No कि मैं पैगाम, पैगाम दे also a सकूँ, पैगाम। पैगाम दे सकूँ। लेकिन मुझे इख्तलाफ है, और इख्तलाफ हो सकता है किसी से भी। मुझे इख्तलाफ ये है कि जब हम क्रिकेट की खेल की बात करते हैं तो हम में से 90% लोग बात का आगाज़ इस तरह करते हैं कि एना ने ते हार जाना है, दिल में शदीद ख्वाहिश लिए हुए होते हैं कि हम जीत जाएं, लेकिन शायद अपनी फेस सेविंग के लिए हम बात का आगाज़ ही यहाँ से करते हैं कि ए टीम फारग है, एने हार जाना है। क्यों? ताकि हार जाएं तो फेस सेविंग हो जाए, जीत जाएं तो दिल से खुश हो जाए। तो मुझे लगता है कि दिल से राजी हो जाए इस टीम से, बहुत कुछ है आगे करने को। एक्सपर्ट भी तो बन जाते ना हम कि मैं क्या सी एग्जैक्टली वो इसलिए ना और ये रिजवान मेरी प्रेडिक्शन थी, मैंने कहा था। इसलिए क्योंकि हम किसी के सामने अगर अपनी टीम को सपोर्ट करें वो हार जाए तो हमें लगता है हम शर्मिंदा हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हार जीत खेल का हिस्सा है। और मोस्ट प्रोबेबली कल अभी आपने कहा रिजवान ने सेलिब्रेट किया सबसे ज्यादा कामयाबियां T20 में, उसका अगर तनासुब देखें तो वो भी को तीसरे चौथे नंबर पर है। ऐसे नहीं है कि उसने को 150 मैच खेल के 40-45 जीते हैं, वो कम ही मैचेस में इतने मैचेस जीत गए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो जीत रहा है, कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स में आ रहा है। हाँ, हर उस मैच में कामयाब नहीं हो रहा कि जिसमें हमारी बड़ी दिल से बंधी भी होती है। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, शायद एक ट्रॉफी ले लेता तो मैं और आप तसल्ली में होते। अच्छा, वैसे हम माजूर चाहते हैं अपने उन फैन से जो कि खुश नहीं होते कि ट्रॉफीज़ जीतने वाले भी। देखते हैं कि यूनुस खान 2009 के T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर आए, फिर सरफराज 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आए, तो तनकीद का निशाना हमने उनको भी बनाया। हम चाहते हैं कि जिसको जो परफॉर्म कर रहा है वो सारी ज़िंदगी उसी एक बेंच मार्क तक परफॉर्म करता रहे, उससे कभी नीचे ना आए। हालांकि स्पोर्ट्स एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर हम देखते हैं कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बहुत बड़े बड़े एथलीट्स अच्छे दिन पर जब उनका वक्त अच्छा नहीं चल रहा होता तो वो ट्रैक पर सही तरह से भाग भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हमने देखा है कि वो मुख्तलिफ जो इंडोर गेम्स हैं उनके कोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। कल हम अगर बात करें तो नोवाक जोकोविच जो कि जिन्होंने रूल किया है नंबर 1 और वो बहुत करीब है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लें, अभी तक बराबर किया उन्होंने, ग्रैंड स्लैम जीतने के करीब है। कल वो तीसरे राउंड में बाहर हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि स्पोर्ट्स में हर एक दिन नया दिन होता है, हर चांस नया चांस होता है, और जो भी आने वाली टीम है वो अपनी भरपूर तैयारी के साथ। अच्छा रिजवान, ये तो हमारी वैसे रियल लाइफ में भी होता है, बट थैंक यू सो मच काशिफ फॉर योर टाइम। आपने टाइम निकाला, पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से हम बात कर रहे थे। और अगर हम बात अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के हवाले से, तो रिजवान ये स्पोर्ट्स में भी होता है, लाइफ में भी होता है, बिजनेस में भी होता है। एक दिन आप यू आर अप, अदर डे यू आर डाउन, तो फिर ऊपर नीचे हालात चलते रहते हैं। लेकिन फराज है ये जिंदगी। लेकिन एक चीज मैटर करती है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आप पे ट्रस्ट करें और आपको कंसिस्टेंट रहने दें, और कंसिस्टेंट वो तभी रहने देंगे जब वो आपको सपोर्ट करेंगे। अब लेकिन एक मिनट यहाँ पे मैं ये बात करूँ कि हम ये तो कहते हैं कि लोग हमें सपोर्ट करें, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं आप उनको सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल जनाब, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है आपकी फिजिकल सपोर्ट। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं तो आप बहुत सी चीज़ें लाइफ में इजीली लेकर चल सकते हैं। अगर आप फिजिकली हेल्दी होंगे तो आप मेंटली भी हेल्दी होंगे, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ताल्लुक आपकी फिजिकल हेल्थ से होता है। तो हमने सोचा कि हम स्टूडियो में बैठे रहते हैं तो हम भी ज़रा जाएं, जान शान बनाएं, और हमने कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं की, बल्कि हम गए ट्रेल 5 पे और हमने गुजारा अपना एक ज़बरदस्त दिन उधर। हमने भी वॉक की, थोड़ी सी हाइकिंग की। ये तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हाल हुआ वहाँ पे हमारा। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मुलाकात हुई और हर एज के लोगों से मुलाकात हुई। तो ये पूरा हमारा दिन कैसा था ये हमने एक सेगमेंट शेयर किया, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम मौजूद हैं ट्रेल 5 के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर, और आज हम जहां अपनी एक्सरसाइज के हवाले से आज आपको आगाह करेंगे, वहीं पर आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद का ये मशहूर ट्रेल 5 यहां पर बहुत ज़्यादा लोग इस मौसम में खास तौर पर आते हैं, और ना सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए बल्कि इस्लामाबाद के वेदर को एंजॉय करने के लिए भी। रिजवान, और आप हमें स्टूडियो में तो देखते हैं, स्टूडियो में तो हम आपसे गपशप करते हैं, लेकिन आपके साथ आज शेयर करते हैं अपने वीकेंड की एक्टिविटीज। क्या करते हैं हम वीकेंड पे, अपने आप को किस तरह हेल्दी रखते हैं या हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं। तो चलें रिजवान, ट्रेल 5 के अंदर एंटर होते हैं, लोगों से भी पूछते हैं कि उनका वीकेंड कैसे जा रहा है, कितना रेगुलर वो इस ट्रेल पर आते हैं, और खुद भी थोड़ा सा हेल्दी एक्टिविटीज जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलें जी। अच्छा मानूर, बैठ क्यों गए आप?
आई बिलीव थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए था जितनी हमने वॉक कर ली है, लेकिन रिजवान यहाँ पे अच्छी बात ये कि बेंचेस मौजूद है और बेंचेस के साथ हमें एक बड़ी अच्छी चीज नजर आ रही है जो कि डस्टबिन है, और 2 तरह की डस्टबिन है, क्लासिफिकेशन है इसमें। और एक में आप फूड आइटम्स डाल सकते हैं जो फूड लेफ्ट ओवर होगा, जो आपके जो फल होंगे उनके छिलके, और दूसरे में आप रैपर्स, शॉपिंग बैग, बॉटल्स ये सब डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो चूंकि अपने खाने पीने के लिए भी आते हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो भी बता रहे थे कि उन्होंने अपने बहुत सारे दिन अपने कुलीग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर हाइकिंग के दौरान बहुत अच्छे अच्छे मजे मजे के खाने भी बनाए, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि इस ट्रेल को नुकसान ना हो या किसी किस्म की यहाँ पर जंगली हयात को नुकसान ना हो, फिर जो हम लिटरिंग की बात करते हैं वो ना हो। तो अच्छी बात यह है कि जो ग्रीन कलर का बॉक्स है जिसकी आपने निशानदेही की, इसमें तमाम वो चीज़ें जो कि इनऑर्गेनिक हैं, जो कि प्लास्टिक की बनी हुई हैं, जिनको डिस्पोज ऑफ करना ज़रा मुश्किल होता है या कूड़ा करकट का ढेर लग जाता है, तो उनके लिए ग्रीन कलर का है। जो येलो कलर का डस्टबिन है उसमें वो तमाम के तमाम खाने पीने की अशिया, अगर उसमें आपके छिलके हैं जैसे आपने बताया, फिर अगर किसी ने यहाँ पर कुछ पकवान बनाए हैं और उसके कुछ लेफ्ट ओवर्स हैं तो वो भी इसमें डाले जा सकते हैं। फिर जो पत्ते हैं, बहुत सारे लोग ख्याल करते हैं कि सफाई की जाए, जो पत्ते गिरते हैं दरख्तों से, जिस सायादार दरख्त के नीचे हम भी मौजूद हैं, तो उसके पत्ते भी इनमें डाले जा सकते हैं। इनको रिसाइकिल करना आसान है, उनको रीयूज करना आसान है। बिल्कुल। और रिजवान, खास तौर पे सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी है क्योंकि इससे जब आप रिसाइकल के हवाले से बात की तो पाकिस्तान में ये सेटअप स्टार्ट हो गया, तो आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड थिंग और ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। अब जरा उठते हैं, बहुत रेस्ट हो गया, चलिए एक्सरसाइज करते हैं और उठते हैं। चलिए जी, मजीद हमारी एक्सरसाइज जारी है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने ये देखा है कि सिर्फ एक दिया सिलाई पूरे जंगल को राख कर सकती है। उसके पीछे पूरी कहानी यह है कि हम जितने भी रैपर्स फेंकते हैं, अगर खुदा न खास्ता कहीं कूड़ा करकट इकट्ठा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आग लगने के। अब तो गर्मियां हैं और गर्मियों में हम देखते हैं कि टेम्परेचर्स वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, फिर हवा भी है और ऐसा मौसम बहुत कम होता है। हमारे साथ 2 प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, 2 प्यारे बच्चों के साथ 2 प्यारे बच्चे मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली ये इधर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका और आप किस क्लास में हो? मैं इब्राहिम अतक हूँ और मैं 2 ग्रीन में हूँ। 2 ग्रीन में हो? जी। अच्छा, कितने टाइम बाद इधर आते हो आप और ये जो बैग है इसमें क्या है? हम लोग 1 वीक में दोबारा से आते हैं, फिर बैग में हमारे पीने की चीजें। अच्छा, घर से लेके आते हो पानी? जी। तो कौन लेके आता है आपको यहाँ पे? मेरे बाबा। बाबा लेके आते हैं। तो जब घर जाते हो फ्रेशन अप फील करते हो, मजा आता है घर जाके फिर? जी। यहाँ पे हमें जो है बहुत प्यारे से 3 बहन भाई मिलेंगे। गुड नेम? मिंसा। मिंसा, क्या एज है आपकी? 11। 11। और ये आपके छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं? छोटे भाई। छोटे भाई हैं। अच्छा मिंसा, किस क्लास में पढ़ते हो और मुझे बताओ कि कितना फ्रिक्वेंटली आप इधर आते हो? मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ और सिटी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पर 10 टाइम्स आ चुकी हूँ। 10 टाइम्स आ चुके हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है? वीक में हर वीक आती है या अल्टरनेट डेज में? किसके साथ आती है वैसे? यूजुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ आती हूँ और या मैं अपने रिलेटिव्स के साथ जाती हूँ। आप भी आते रहते हैं यहाँ पे ट्रेल पे या पहली दफा आए हैं? मैं बहुत बार आया हूँ और यहाँ पे हाइकिंग करना पसंद है। हाइकिंग करना पसंद है। और मिलाद से भी पूछते हैं कि मिलाद को क्या पसंद है। मिलाद ने बहुत बड़ी सी एक स्टिक पकड़ रखी है। मिलाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं खैरियत, तो आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको कैसा लगता है ट्रेल पे आना? और ये इतनी बड़ी सी स्टिक आपने किस लिए रखी है? मैं बहुत आगे गया था, ये मुझसे पहले गया था आगे, तो ऊपर मैं बॉल लाया था। हमने सोचा था हम यहाँ ये थोड़ी देर क्रिकेट खेलेंगे, पर बैट भूल गया। तो मैंने एक, ये थोड़ा सा बड़ा था, इधर तक था, ये मैंने एक शार्प पत्थर ली और इसको यहाँ से थोड़ा सा मैंने तोड़ दिया। अरे वाह। फिर हमने इससे खेला था। So what's the most beautiful thing here? Beautiful thing. Probably the starting of the trail. Actually, I really like it. The starting point. The starting point's really nice. And there was a bird watcher somewhere over there, like on the left. So that was a really nice and beautiful. Okay. That's what I think. You are here for the first time? No, not first. How frequently you come here? Maybe like once a month, maybe something like that. He's your brother or he's your cousin? No, he's just here. He's just he's just here. That's so lovely. And what about her? My mother. Your mother. So मुझे ये बताइएगा कि आप इस टाइम से ही बच्चों को यहाँ पे लेके आ रही हैं,
व्हाट डू यू थिंक कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों को साथ लेके आना? एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज नेचर से कनेक्ट करना बच्चों को ये पेरेंट्स का काम है. इट कीप्स अस ग्राउंडेड एज वेल एंड इन टुडेज वर्ल्ड के जहाँ पे टेक्नोलॉजी इज एवरीवेयर, वी स्पेंड सो मच टाइम ऑन स्क्रीन्स. To bring them out, and get them connected to the nature, bird watching, rock collection, and then बारिश के बाद मौसम, अब spring है, summer है, blooms हैं, it's all fragrant. So it makes him happy, it makes me happy because I'm very outdoorsy and my son is also very sporty and outdoorsy. So that's so lovely कि पेरेंट्स बच्चों को इस तरह यहाँ पे लेके आ रहे हैं. और रिजवान, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे बारिश के बाद का मौसम या स्टोन कलेक्शन, देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि अब हम देख रहे हैं कि बहुत कम होती जा रही हैं. सो आपका क्या नाम है बेटा? रुवेल खान वजीर. कितना ज्यादा आप यहाँ पे आते हैं? 3 बार आ चुके हैं. और फातिमा से पूछते हैं हम ना. फातिमा भी हमारे साथ हैं. फातिमा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसा लगता है ट्रेल पे आके? बहुत अच्छा. कितनी दफा आती हैं? ज्यादा. किसके साथ आई हैं आप? बाबा. यंगस्टर्स की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है. यंगस्टर्स के साथ आप देख रहे होंगे हमारे साथ अवेयरनेस मैन भी खड़े हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं अबाउट जो भी आपकी छोटे छोटे क्वेश्चंस हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, या खास तौर पे आप छोटी छोटी जो गलतियाँ कर देते हैं, रैपर फेंक देते हैं, उस हवाले से भी आपको गाइड करते हैं. लेकिन हमें फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, उन्होंने ज्वाइन किया है. तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगी कि आप आए कहाँ से? जी, बेसिकली हमारा ताल्लुक स्कर्दू से है, लेकिन यहाँ पे तालीम के सिलसिले में इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हुए हैं. तो अभी यहाँ पे पढ़ाई करें, तो हफ्ते में 2-3 बार जो वीकेंड्स होते हैं वहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं ताकि थोड़ा सा अपने हेल्थ को थोड़ा सा मतलब सही करें. अच्छा, मेरा एक सवाल है नवीद से. इन्होंने कहा कि जो वीकेंड होता है ख़ास तौर पर, और पढ़ाई में, यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई में, तो ये होता है कि हमें ज़रा एंजॉय करना है. अगर छुट्टी मिल गई है तो कहीं दूसरे शहर जाते हैं या मिलके मूवीज़ देखते हैं, इन हाउस की कोई एक्टिविटी कर लेते हैं. तो हाइकिंग का ख्याल कैसे आता है? बेसिकली हमारा ताल्लुक स्कर्दू से है, तो स्कर्दू का आप लोगों को पता होगा कि पहाड़ी सिलसिले हैं. तो बेसिकली यहाँ पे आके थोड़ा सा अपनापन महसूस होता है. यहाँ पे मतलब पहाड़ों में आके, तो यहाँ पे एक तो हेल्थ का थोड़ा सा आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बाकी जो इस्लामाबाद है उसमें काफ़ी अभी फॉग, स्मोक, मतलब काफ़ी हद तक वहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ हैं, मतलब ऑक्सीजन का या एयर का. तो यहाँ पे आके थोड़ी ताजगी फील होती है और थोड़ा सा अपनापन फील होता है. स्कर्दू की यादें भी थोड़ी सी ताज़ा हो जाती होंगी. अच्छा, ये सारे फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, कौन पुश करता है कि चलो आज अभी उठो सारे? कौन ऐसा है जो सही आपकी ड्राइविंग फोर्स है? आप हेल्थ के हिसाब से बस अंदाज़ा लगा लें हमारा थोड़ा सा. अच्छा, जिसका मतलब जिसको ज़रा ज़रूरत है वॉक करने की या हाइक करने की, वो ज़रा फोर्स करता है कि चलें, हम चलते हैं. बाकी तो माशाल्लाह फिट हैं और इस एज में सारे फिट ही रहते हैं. अवेयरनेस मैन भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ये एजाज़ हासिल है कि हम इनको अपने स्टूडियोज़ में भी बुला चुके हैं. तो अब ने आपसे कहा था कि आप ट्रेल पर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगे. और हमें जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं. न्यूज़ ब्रेक पर जाने से पहले आप हमारी हेल्दी एक्टिविटी देख रहे थे कि हमने किस तरह अपना वीकेंड स्पेंड किया है, किस तरह जो है हम अपना ख्याल रखते हैं, तभी हम इतने हेल्दी आपको नजर आ रहे हैं. माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी नज़र आते हैं हम आपको. और अब कुछ बात करते हैं आज के दिन के हवाले से. आज 14 मई है और आज के दिन पाकिस्तान टेलीविज़न की एक ऐसी प्रोडक्शन जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना सिर्फ हमारी माशरती बल्कि समाजी ज़िंदगी में भी डाला, और वो था, हम देखते हैं, अंकल सरगम का अंकल सरगम, वो जो पुतली तमाशा था और उसको मुख्तलिफ नामों के साथ वो आता रहा. तो अंकल सरगम, जिनका असली नाम फारूक कैसर है, उनको अपने मदाहों से बिछड़े हुए आज 3 बरस हो गए हैं. 3 बरस कबल 2021 में वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे. अंकल सरगम के करैक्टर के साथ जो सबसे अहम और बड़ा यादगार करैक्टर है वो मासी मुसीबते का. बिल्कुल जनाब. इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अंकल सरगम, जिनका असल नाम फारूक कैसर है, 31 अक्टूबर 1945 को सियालकोट में पैदा हुए. और ना सिर्फ वो ये पुतली तमाशे की वजह से फेमस थे, बल्कि वो एक कॉलम निगार भी थे, डायरेक्टर भी थे, कठपुतली साज भी थे, स्क्रिप्ट राइटर भी थे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे और वॉइस एक्टर भी थे. और उन्होंने बहुत सी मिज़ाहिया किताबें भी लिखी हैं. और 1970 में उनको पहली मर्तबा अक्कड़ बक्कड़ के जरिए पाकिस्तान टेलीविजन पर मुतारिफ कराया गया. 1976 में बच्चों का ड्रामा था कलियां, जिससे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे और उन्हें अंकल सरगम के किरदार से बाकायदा शोहरत मिली. और 1993 में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया अंकल सरगम अलमारूफ फारूक कैसर साहब को, जो फारूक कैसर साहब अलमारूफ अंकल सरगम. तो आज उनकी बरसी है. पाकिस्तान टेलीविज़न भी उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश करता है, जो उन्होंने ट्रेंड सेट किया, जो किरदार अदा किया बच्चों की परवरिश में. झूठ नहीं बोलना,
किसी तरह का धोखा नहीं करना, जो मसाइल हैं उनको बात के ज़रिए हल करना है। ये छोटे छोटे से पैगाम हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने में, बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं, और हम देखते हैं कि उस नस्ल ने बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल, और उनके ऐसे एक्ट भी होते थे जिससे हम सीखते थे, हमें छोटे छोटे मैसेजेस दिए जाते थे, जैसे स्कूल्स में बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़ाई हो जाए तो क्या करना है, और वो एक बड़े मज़ाहिया तरीके से पैगाम दिए जाते थे, तरबियत की जाती थी। वही बात है कि रिजवान, उस टाइम के कंटेंट को आज भी इसी वजह से याद रखा जाता है, उन लोगों को आज भी इस वजह से याद रखा जाता है कि उनका काम ऐसा था। तो काम ऐसा करें कि आप दिलों में हमेशा जिंदा रहें। अब जहाँ काम के हवाले से हम बात करते हैं तो एक दफ़ा फिर खेलों के मैदान का रुख करेंगे, लेकिन ये मैदान नहीं है, ये एक ऐसी खेल है जिसको आप इंडोर खेलते हैं। और क्या आप जो है, और इंडोर के भी इंडोर, मतलब ये कि आप अपने जो बॉक्स अल्लाह ताला ने आपको अता किया ना, ये वाला बॉक्स, उसमें ये गेम खेला जाता है और हाथों के ये जरिए खेला जाता है। अच्छा, वैसे हाथों को सिर्फ हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने ब्रेन के जरिए और वो हाथ वो करना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग तो कहते हैं कि हाथ खुद ही कर रहे होते हैं, मैं पता ही नहीं होता। ये जब ये धोते हैं हाथ, हम तो हाथ एक दूसरे को धो रहे होते हैं, हम नहीं धो रहे कुछ लोग ये भी कहते हैं जुबान खुद ही चलती है, हमें पता ही नहीं होता, और बाद में कहते हैं ये तो मेरे कंट्रोल में। लेकिन खमियाजा खुद भुगतना पड़ता है, फिर इसलिए इस ज़बान को संभाल के इस्तेमाल किया करें। पर आज हम बात करें रूबिक्स की, और एक ऐसा इवेंट है पाकिस्तान में होने जा रहा है, और इस इवेंट में अब रूबिक्स का कहा है तो रूबिक क्यूब जो है, अब बच्चे और बड़े सब मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। इसका सोल्यूशन ये होता है कि इसके सारे कलर्स सिमेट्री में आपको एक कलर जो है वो एक साइड पर नजर आएगा, दूसरा कलर दूसरी साइड पर नजर आएगा, और इसका टाइम फ्रेम होता है। बिल्कुल, आपने इसको अरेंज करना होता है। और आपको ये बता दें कि रूबिक्स क्यूब इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में 18 मई को होने जा रहा है, और इसमें हमारे साथ एक ऐसा जो है शख्सियत मौजूद है जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाहिद पाकिस्तानी एम्पायर हैं। और बेसिकली इनके क्या इसमें जो है कंट्रीब्यूशन है, इसके साथ साथ पहले कौन कौन से एजाज़ात इन्होंने हासिल किए रूबिक्स क्यूब्स के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग इसको जल्दी जल्दी कुछ सेकंड्स में बिल्कुल कंप्लीट कर रहे होते हैं, और मुझे बड़ा अजीब लगता है, और बल्कि मुझे तो हैरान हो जाती हूँ देख के कि वाकई ऐसे हो सकता है या नहीं। तो हमें अब्दुल्ला ने ज्वाइन किया है। बिल्कुल सही, चलिए अब अब्दुल्ला से बात करेंगे हम। ये हमारी कि अब्दुल्ला गुलाब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पहले इंटरनेशनल अंपायर हैं, इंटरनेशनल इवेंट में अंपायरिंग करेंगे, और पाकिस्तान के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, और ना सिर्फ रूबिक क्यूब्स में बल्कि और भी कुछ गेम्स हैं जिसमें अब्दुल्ला बहुत अच्छे हैं। तो अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। मुझे ये बताइएगा कि ये गेम लगता है कि बच्चों की है, लेकिन हर एज ग्रुप के लोग खेल रहे हैं, इसको अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कब स्टार्ट किया आपने? मैंने तो टेक्निकली 2008 में, मेरी जो मदर हैं उनका बड़ा किरदार है इसमें। वो मेरे लिए छोटा सा 2x2 ले आई थी तोहफे के तौर पे जिना सुपर से। लेकिन उसके बाद जब मैं कनाडा मूव हुआ तो 2013 में मेरे चंद दोस्तों ने चैलेंज किया कि तुम कर सकते हो या नहीं, तो उस चैलेंज के थ्रू मैंने एक 3x3 की रूबिक्स क्यूब जो जनरल होता है वो लिया, और फिर यूट्यूब पे देख के, उस ज़माने में ट्यूटोरियल्स भी कम होते थे लेकिन कोशिश करके सीख लिया, और अब 10 साल बाद डेलीगेट बनाए हूँ। और अच्छा, वैसे इसकी अंपायरिंग जो है वो हम देखते हैं बाकी स्पोर्ट्स हैं उसमें ओपोनेंट्स होते हैं, 2 ओपोनेंट हैं। अब इसमें तो आपका ओपोनेंट टाइम है, या जो आपने अगर किसी तरह से रूबिक क्यूब को एक ख़ास शक्ल देकर जो कॉम्पिटिटर है उसके हाथ में दिया है जिसने कम्पीट करना है और अगेंस्ट अ टाइम, तो अंपायरिंग कैसे इसमें इन्वॉल्व होती है, क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी होती है, मॉनिटर करनी होती है? जी, जब कि कंपटीशन जो होता है इसके वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर होता है, तो ये पूरी दुनिया में हमने स्टैंडर्डाइज़ किए हुए हैं, जो इसकी सबसे अच्छी खासियत है। तो बेसिकली जब एज अ डेलीगेट मेरी जॉब फ्रॉम स्टार्ट टू एंड होती है कि मैंने कंपटीशन को बनाना है, मैंने इक्विपमेंट लाना है, वो जो आप टाइमर्स देखते हैं जो बड़े स्क्रीन पे होते हैं, जिन डब्बों में क्यूब्स आएंगे, जो मैट्स पे आप क्यूब रखेंगे, ठीक है, वहाँ से लेकर वेन्यू को प्रोक्योर करने से एंड तक, और रिजल्ट्स फिर सबमिट कराने ताकि आपका नाम और आपके मुल्क का नाम सारा कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पे जी जमा हो जाए, वो सारे काम डेलीगेट्स के होते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और फिर कंपटीशन के दौरान कोई बंदा चीटिंग नहीं कर रहा, कोई बंदा कंपटीशन में लेट्स से अगर उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड, चीटिंग इसमें वैसे कैसे होती है? तो मैं नॉट ओनली डेलीगेट हूँ, मैं WCA की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है जो बैन्स देती है, या कह लें या लोगों के जो कंट्रोल में रखती है, आप समझें कैसे चेक रखती है पूरी दुनिया पे कि कोई चीटिंग नहीं कर रहा, कोई ज़्यादती नहीं कर रहा है इस कंपटीशन में, तो उस हिसाब से हम उसका एक मेंबर हूँ। तो इसमें चीटिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लाइंड फोल्डेड इवेंट्स हो रहा है जिधर आपकी आंखें बंद होती हैं, हमने देखा है कि चंद लोग कोशिश करके क्यूब नीचे ला रहे होते हैं, अगर कोई इनएक्सपीरियंस बंदा जज कर रहा है उनको, या तो चंद बच्चे ब्लूटूथ के क्यूब्स आ गए हैं, तो जब उनका क्यूब पीछे जाता है तो अपने फ़ोन पे निकाल के देखते हैं कि क्या हो रहा है, ताकि उनको पहले से एडवांटेज मिल जाए, वो क्यूब को देख लें। क्योंकि यूजुअली लोगों को सिर्फ 15 सेकंड मिलती हैं एनालाइज करने के बिफोर दे हैव टू स्टार्ट इट।
ओके अच्छा लेकिन- वैसे ये बताएं कि ये आप कितनी देर में कंप्लीट कर लेते हैं इसे? देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर रोज़ इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैंने शुरू तो किया था 5-5 मिनट में, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 सेकंड में अराउंड सेकंड्स में? सेकंड्स में। अच्छा चले अब आपको हम चैलेंज देते हैं। अब तब तक इसको वो करें ना आप, चलो, मैं हाँ, इसको इसको mix खराब up कर कर लें देता तब तक हम अब आप इसको देखिए क्या ये कहते हैं, कैमरे ये में जो देखिए खराब होगी करना होता है देखिए। इसको क्या कहते हैं? स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि हम इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं समटाइम्स कि हमें अगर एक प्रॉब्लम है और उसको हल करना है तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन सा एक हमारे पास टूल है कि हम इसको कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, टेम्परामेंट टेस्ट कर सकते हैं। और इस हवाले से मुझे तो ये लगता है कि इसको सॉल्व करना जो है वो बाकायदा टेस्ट होता है कि आप किसी भी मसले को कितनी देर में हल कर लेते हैं। तो बिल्कुल। साथ साथ हम इसके मैकेनिक्स लेकिन भी जिस तरह समझेंगे। अब्दुल्ला ने कहा कि कुछ सेकंड में तो हम एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं कि हमारे साथ मसला कौन सा पेश आए। तो अब्दुल्ला योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिजवान मेरे हाथ से हम साथ 10 9 हो गया 8 हो गया 7 हो गया 6 5 4 3 2 2 ओह माय गॉड इट्स डन। मैं कैसे स्लो कर लूँ एंड में। अब्दुल्ला कैसे इसके मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं? क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जी। मुख्तलिफ इसकी ना सिर्फ साइड्स हैं, रोटेशन इसकी वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। जी तो ये इसका मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं? तो सारे क्यूब बहुत मुख्तलिफ मेथड्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो सबसे फेमस मेथड है उसका एक हंगेरियन औरत थी, उनका नाम था जेसिका फ्रेडरिक, उन्होंने बनाया था मेथड। तो ये 1980-90 की बात है जब ये क्यूब रिलीज़ हुआ था 1980 में। तो आप बेसिकली स्टार्ट करते हैं एक इस तरह का प्लस साइन बनाते हैं क्रॉस। ओके। फिर बिगिनर्स मेथड में आप एक लेयर सॉल्व करते हैं, लेकिन जो एडवांस मेथड है उसमें आप 2 लेयर्स इकट्ठी सॉल्व करते हैं। जो मैं ये जिस तरह ये बन रही हैं 2 लेयर्स, ऐसे 2 लेयर्स बन गई। फिर आप ऊपर येलो सॉल्व करते हैं, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। और जब येलो सॉल्व हो जाता है फिर आपने जो आखिरी साइड है वो सॉल्व करनी है। तो टेक्निकली 4 स्टेप हैं। हमें तो ये लगता है कि एक साइड सॉल्व करेंगे दूसरी सॉल्व दूसरी करेंगे तो खराब हो खराब हो जाती जाएगी। है। मैंने बड़ी कोशिश की है। स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से आप सिर्फ एक साइड बना सकते हैं, 2 3 या 6, 4-5 बना ही नहीं सकते, वो जिस तरह क्यूब डिजाइन है। ओके अच्छा ये जो ट्रायंगल पड़ा हुआ है जी ये तो ज्यादा ट्रिकी होगा। पिरामिड लगता है, लेकिन ये उतना ही आसान है। ये आसान है? इसको पिरामिड्स कहते हैं। ओके इसको कैसे बनाएंगे? तो इसका स्क्रैम्बलिंग भी ज़रा सी मुश्किल है क्योंकि जिस तरह ये घूमता है, हाँ, तो इसकी हर पीस मूव होता है, इसके टिप्स मूव होते हैं। तो इसमें भी सिंपल सी टेक्निक है। आपने बेसिकली क्रॉस बनाना है, जैसे मैं येलो साइड बना रहा हूँ, या आपने क्रॉस बना लिया, फिर आप उस क्रॉस के एजेस डालते हैं इस तरह अंदर, तो आप देखेंगे उस तरह ही एक लेयर ये बन जाती है। और फिर आपका जो फाइनल स्टेप है वो है ये आखिरी सॉल्व करना, और वो ये इस तरह हो जाता तो ये आपस में अटैच कैसे है? ये अब हम देखते हैं कि इतनी ज़रा रोटेशन हो, अगर रबड़ हो या धागा हो, निकल नहीं आता है? ये क्या- बाहर निकल आता है? ये तो पूरी एक साइंस है, आप खोल के साफ करते हैं। बताएं हमें साइंस का। तो ये पीसेज हैं। Okay. मैं कभी भी क्यूब को एज अ स्टिकर नहीं देखता, क्योंकि अब स्टिकर तो है ही नहीं, सारे स्टिकरलेस बन गए हैं। ये अंदर सारे पीसेज हैं अब। Okay. तो आप इस तरह पीस एक निकाल सकते हैं, सारे पीसेज निकल आ सकते हैं, और आप फिर उनको जोड़ते हैं इस तरह वापस डाल के। ये जो Okay. 4x4 है, अंदर कोई एक ऐसा क्लिप है जो सबको अंदर एक कोर है, मैग्नेट्स हैं, स्क्रूज हैं, और उनके ऊपर फिर बड़ी मेटिकुलसली आप उनको अरेंज करते हैं। ये भी एक फ़न है कि आप अगर आप अच्छे क्यूबर हैं, फिर आपको क्यूब डिसअसेंबल और वापस जोड़ना भी आना तो चाहिए। ये भी कंपटीशन का हिस्सा होता है? ऑफिशियली नहीं, लेकिन लोग करते हैं, साइड पे अनऑफिशियली करते रहते हैं इस तरह के। ज़बरदस्त। हम देखते हैं कि अक्सर मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में ये चीज़ होती है कि आप अपने गैजेट्स जो हैं उनको डिसम्बल करते हैं, फिर उनको रीअसेंबल करते हैं, और उसमें वो भी आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा होता है। तो अब्दुल्ला कैसे हेल्प आउट करती है ये गेम हमें डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, फिर लोगों को समझने में? देखिए, मैं कहता हूँ जो बंदा अगर सीख रहा है ना क्यूबिंग, उसको पहले ऑनलाइन जाके देखना नहीं चाहिए। उसको या तो छोटा वाला पकड़ ले या ये रेगुलर। छोटा वाला दिखाएगा जरा ऊपर करके। ये मैं इससे ट्राई करूंगी सीखना। ये भी उतना आसान नहीं है जितना लगता है, लेकिन ये आपने मुझे देख के कहा है कि नहीं, बहुत लोग समझते हैं आसान है, लेकिन इसमें भी वही स्टेप्स हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ बंदा ये पहले सीखे, फिर ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्मॉल वर्जन ऑफ दिस। तो इसमें बेसिकली बात जो ये है कि आप इसको खुद सीखें, पहले आप ट्यूटोरियल ना करें, ताकि आप फोर्स करें अपने आप को कि अगर आप फंस गए हैं किसी प्रॉब्लम में तो आप सोल्यूशन किस तरह पीसेस मुड़ते हैं, जुड़ते हैं, एक बार वो आप एक उस प्रोसेस के थ्रू चले जाएं, फिर आप जी ट्यूटोरियल्स देख के सॉल्व करें। फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि तेज़ किस तरह होते हैं। अब मैं एक हाथ से इस तरह ही देखें, मेरी 1 हैंडेड में राइट ही हूँ, लेकिन मेरा लेफ्ट हैंड अच्छा भला तेज़ चलता है, और स्ट्रेंथ आ गई है उसमें।
फिर तो जब मैं अब्दुल्ला, वो बच्चे जो कंपटीशन के लिए आ रहे हो तैयार हो कर आए कि आपका जो डेलीगेट है, जो अंपायर है, वो खुद बहुत बड़ा एक्सपर्ट है और इसके साथ साथ फिर आपके लिए सख्ती भी होगी, चीटिंग का कोई चांस कहते हैं ना उस्तादों के उस्ताद। तो मुझे अब्दुल्ला ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ये आप खुद देखते हैं जब आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका माइंड भी इतना शार्प होता है, फिर डिसीजन मेकिंग पावर भी आपकी ठीक होती है। आपकी लाइफ में इसने कितना कंट्रीब्यूट किया? देखें, मैं जब एग्ज़ाम देता हूँ या मेरा कोई मुश्किल काम आता है जिधर मुझे कुछ याद करना पड़ता है, मैं क्या करता हूँ, मैं जाके कोई उससे एक दिन पहले या चंद घंटे पहले ब्लाइंड फोल्ड सॉल्व कर लेता हूँ, जिसमें आप आंखें बंद करके आप सॉल्व करते हैं। उसमें ये होता है कि मुझे फोर्स करना पड़ता है अपने आप को कि ज़रा सा रट्टा मारना है, देखे बगैर कुछ करना है, माइंड को ट्रेन करना है कि बिना देखे आप क्या करना चाहते हैं, ताकि आप सब कॉन्शियसली वो कर लें। उसमें प्रिपेयर हो जाता हूँ आने से पहले, तो बड़ी हेल्प होती है। तो लाइफ के डिसीजंस भी इतनी तेजी से लेते हैं 8-7 सेकंड में? डिपेंड करता है कौन सी डिसीजन आ रही है। चलिए, हम थोड़ा सा इस सवाल से अब बाकी गेम्स के लिए आपको फिटनेस चाहिए जी, इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए जी। कोई एक्सरसाइज है इसकी मेंटल स्ट्रेंथ की, कुछ खास डाइट है जो स्पोर्ट्स में आने वाले यंगस्टर्स या फिर जवान, चूँकि किसी उम्र का ये खेल नहीं है, तो अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं? देखें, हेल्थी माइंड के लिए हेल्थी बॉडी चाहिए, वो मैं हमेशा उसका बिलीव। मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ खुद, मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मेंटली भी अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग ये करते हैं वो साइड में उन्होंने एक और गेम भी रखी होती है, या तो वो मैथ में लगे होते हैं या कॉम्पिटिशन्स में, या वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपटीशन ऑनलाइन जिसमें आप जो ताश नहीं होते उनके आप रटते हैं 52 एक 13 सेकंड में 15 सेकंड में लोग, फिर आपको बताना पड़ता है। तो आप इन मेंटल चीज़ों में, स्क्रैबल भी होती है गेम? स्क्रैबल भी है। मैं चेस खुद खेलता हूँ बचपन से। अच्छा। मैं एक्चुअली कम्पीट किया, मैंने अपने कनाडा के सूबे में, मैं 7th आया था उधर प्रोविंस में। तो जो भी बंदा यूट्यूबिंग कर रहा होता है यूजुअली इन्वॉल्व होता है किसी और इस तरह मेंटल स्पोर्ट में, तो ये प्रैक्टिस आप समझें ये पार्ट ऑफ योर लाइफ बन जाती है। फिजेट स्पिनर का आपने मेरे हाथ में रहता है, मैं बस लगा रहता हूँ, कुछ और काम कर रहा होता हूँ, ये हाथ में हिल रहा होता है, तो वो लाइफ का उसका हिस्सा बन गया अब। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, जिस तरह लाइफ का हिस्सा बन गया, आपने बहुत छोटी एज से स्टार्ट किया, जब पाकिस्तान में ये इतना कॉमन नहीं था, बहुत कम खेला जाता था, और हम देखते हैं कि जो इंडोर गेम्स होती हैं उसमें भी इसके कॉम्पिटिशन्स नहीं होते थे। ये अब कुछ चंद एक साल हुए हैं जो कि ये स्टार्ट हुआ है। ऐसे में कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम अब आजकल के दौर में ये वाली गेम्स तो फिर स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे, ये कितना हेल्पफुल होता है उनके लिए, उनकी पढ़ाई में, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ में, और ख़ास तौर पर उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ में? मैं आपके दो सेक्शन में जवाब दूंगा। पहली बात, वो जो आपने कहा कॉम्पिटिशन्स नहीं होते पाकिस्तान में, तो मेरी फैमिली ने, हमने सारों ने सपोर्ट करके 2018 में हमने पहला कंपटीशन करवाया। ये फुल पैसे भी खुद लगाए, सपोर्ट भी खुद, ये सारा कुछ, क्योंकि हमें पता था कि ये नहीं। अब देखें 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और 2003 से शुरू हो रहे हैं कंपटीशन, 18 में जाके पहला हुआ है। हमसे जो मोर पॉपुलेटेड या लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज सारों में हो चुके थे, तो उसमें बड़ी एफर्ट हुई है। देखें, हम उसी एफर्ट पे मुझे डेलीगेसी मिली है वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन की तरफ से, और मैं कमेटी मेंबर बना हूँ, और उसी को एक्नॉलेज करने के लिए आज आप सुबह पाकिस्तान में हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी हमारा थर्ड कंपटीशन, इट्स बीन आवर लार्जेस्ट। हमारे पास 80 रजिस्टर्ड कंपीटिटर्स आए हैं, पिछले कंपटीशन में 40 थे। आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडियन नेशनल चैंपियनशिप हुई है, उसमें 78 लोग थे, हमारे इसमें 80 हैं, विद 31 जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि वेटिंग पूरी होगी हमारी रजिस्ट्रेशन। तो हम अब मैं अकेला मैनेज कर रहा हूँ, मैं अब सोऊंगा नहीं एक दिन पहले कंपटीशन से। लोग हमारे कनाडा में हम 5, 6, 7 लोग होते हैं जिस काम में लगे होते हैं, सेम एक्सपीरियंस के साथ। ज़बरदस्त। लेकिन स्टडीज़ के हिसाब से आप कहती हैं कि लोग बच्चे बाहर की स्पोर्ट्स करना ज़रूरी होता है। देखें कि मेरा कहने का तरीका है कि अगर आपने कोई टाइम अंदर गुजारना है तो आप ऐसी चीज़ों पे लगाएं जो आपके माइंड को ट्रेन करें। इंस्टेड ऑफ वीडियो गेम्स उस पर बैठे हैं, आप चेस खेलें, आप क्यूब्स बनाएं, आप कोई ऐसे, अगर आप गेम्स भी अगर खेल रहे हैं तो उसमें या तो आपको ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाएँ। हमारे एक टेकन 5 के एक चैम्पियन है जो खेलते हैं इंटरनेशनली, पैसे बनाते हैं एज अ जॉब, ठीक है। अगर जाएँ तो अपना फोर्स करें कि आप कंपेरेटिव होएं, फिर आप बेहतर हो जाएंगे। राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब्दुल्ला, हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको बताइए कि क्या तरीक़ाकार है इसमें, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, लिमिटेशंस क्या हैं, और प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, और जो विनिंग कंपीटिटर्स होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उनके लिए क्या चाम है इस कंपटीशन में? जी देखें कि विनिंग कंपीटिटर्स के लिए तो हमने प्राइज़ मनी रखे हुए हैं, मेडल्स हैं, ऑब्वियसली एक कहते हैं कि उनकी इमेज आ जाती है कि वो नेशनल चैम्पियन है, एक्नॉलेजमेंट है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड है, हमारे पास www.cubingpakistan की वेबसाइट है, उस पर हमने लिंक भेजे हुए हैं। वर्ल्ड क्यूब एसोसिएशन पर लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली
अभी तो रजिस्ट्रेशन पूरी हो गई है। लेकिन देखें, मैंने इस्लामाबाद में कराए 3 कॉम्पिटिशन क्योंकि मैं इधर का बेस्ड हूँ, मेरी सपोर्ट स्ट्रक्चर इधर ही है। लेकिन मेरे जो कराचाइट्स और लाहौरी लोग बैठे हैं वो आएँ सपोर्ट करें वहाँ से, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे बड़ी पॉपुलेशन है। आई कैन गारंटी हमारे पास 200 बंदे आसानी से आ जाएंगे अगर हम बड़े शहर में कराएं। यहाँ पे लोग हमारे 4 लाख रुपए देकर एक छोटा सा बच्चा आ रहा है कराची से सिर्फ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम इसको पुश करें, इसके लिए हम सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाएं मुख्तलिफ शहरों में, तो ये तो बड़ी आसानी से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तान में जिसको करना चाहते हैं लेकिन बस चांस नहीं मिल रहा। और आपसे इंस्पायर भी होंगे जो देख रहे हैं अभी, और हर एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं, तो हर आपसे एज ग्रुप के इंस्पिरेशन भी हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला फॉर योर टाइम। और अब्दुल्ला जो है रूबिक्स क्यूब के हवाले से गाइड भी करते हैं, चैंपियन है, एम्पायर है पाकिस्तान। और आज अब्दुल्ला की मौजूदगी की वजह से इस मरतबा अगर 80 कॉम्पिटिटर्स हिस्सा ले रहे हैं तो इंशाल्लाह अगले साल हमारे आज के प्रोग्राम में अब्दुल्ला की मौजूदगी की वजह से ये जो नंबर है ये इंशाल्लाह इसका 2 गुना से कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल जनाब, जहां हम कई गुना ज़्यादा के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के हवाले से जो कि हम सब सफ़र करते हैं। और हम सब किस चीज़ में सफ़र करते हैं? जब हम घर में कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें हमारे बड़े कहते हैं कि इतना स्लो काम करने से बेहतर है मैं खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन एक ऐसी बरतानवी खातून है जिनके बारे में मैं कहूँगी कि आई एम श्योर कि उनकी वालिदा और उनके जो वालिद हैं उनसे बड़े खुश होंगे, क्योंकि वो यूं स्पीड में काम करते हैं। वो हमें कहते थे ना यूं मशीन की तरह काम करो, तो वो मशीन की तरह काम पता नहीं उन्होंने ये काम अपने वालिदैन को खुश करने के लिए किया है या खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज आ गया है। अब ये देखिए ना कि अब जाहिर है अगर रिकॉर्ड बनाए तो उसमें भी कितने सालों की प्रैक्टिस शामिल होगी और वो कितनी खिड़कियां साफ कर चुकी होंगी, कितनी सफाई कर चुकी होंगी। तो आपको ये बता देते हैं कि एक ऐसी खातून, बरतानवी खातून है जिन्होंने 3 खिड़कियां साफ की हैं सिर्फ 16.13 सेकंड्स में, और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम ये है अलिशिया ब्रूस इनका नाम है, और मैनचेस्टर क्लीनिंग शो में उन्होंने हिस्सा लिया। 45 बाय 45 इंच की 3 खिड़कियां थी, ये 45 इंच चौड़ाई, 45 इंच ऊंचाई, और इनको इन्होंने 17 सेकंड से भी कम वक्त में साफ करके न सिर्फ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है बल्कि जो तेज तरीन क्लीनर है उसका अवार्ड भी। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि क्लीनर ये बाय प्रोफेशन नहीं है, और इन्होंने जो है ना खिड़कियां साफ करने के जो हम तो इजाज़त हासिल किया। समटाइम्स ये होता है कि आपका प्रोफेशन होता है तो आप उसमें माहिर हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से घर में बड़ी प्रैक्टिस होगी इनको, और साथ में कोई बड़ा होगा जो कहेगा जल्दी करो जल्दी करो। और लेकिन रिजवान इट्स वेरी क्लीनिंग तो हमारे रोज़मर्रा का हिस्सा है। घर में रहते हैं तो अपने जो अपना बेड है, अपना रूम है, या फिर अपना ड्राइंग रूम है, या फिर अपनी गाड़ी है, अपना बाइक है, जो भी हमारे पास अपने वसाइल होते हैं हम उनको साफ रखते हैं, करते हैं। तो फिर अब क्लीनिंग जो है प्रोफेशनली आप अगर आप उसमें अच्छे हैं तो आप उसमें अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। बिल्कुल जनाब, इसके साथ साथ एक और चीज़ का जिक्र करते हैं। हम कहते हैं अक्सर हमने पढ़े हैं ऐसे वॉलपेपर दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर, कोई उम्र नहीं होती, और कोई भी शौक हो आप किसी भी उम्र में पूरा कर सकते हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त सी बात है, देख के इंस्पिरेशन ही मिलती है हमें जब हम देखते हैं कि एल्डरली पीपल दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ और वो नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं। तो एक अमरीकी शहरी के हवाले से बात करते हैं जिन्होंने क्या किया है, जी स्काई डाइविंग की है, और स्काई डाइविंग में उन्होंने क्या किया है कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। और उन्होंने बेसिकली देखा जाए तो 2020 में उनकी जो उम्र थी वो 103 साल थी। अच्छा जी, स्वीडिश खातून है, उनका नाम है रोथ लिनाला। उन्होंने 103 साल 257 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब एल्फ्रेड ने ये रिकॉर्ड दोबारा हासिल करने के लिए 106 बरस और 327 तकरीबन 107 बरस की उम्र में एक और कोशिश की जिसमें वो कामयाब हुए, और अब दोबारा उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और यूँ हम देखते हैं कि रैकेट्स बन रहे हैं, रैकेट्स टूट रहे हैं, और इन रैकेट्स में अब एक पता नहीं ईगो हर्ट हुई उनकी या उन्होंने दोबारा से इस रैकेट को अपने नाम किया। लेकिन रैकेट्स टूटने चाहिए, दिल नहीं टूटना चाहिए आपका, तो बस रैकेट्स तोड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, हेल्दी कंपटीशन रखें। अक्सर हम इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, स्कूल्स में भी दिखाई जाती है बच्चों को भी इस हवाले से कि आपने दिल रखना ज़रूरी है। अगर आप वक्ती तौर पर हार भी चाहें लेकिन किसी का दिल ना टूटे तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिल अगर टूट जाए तो उसको जोड़ना मुश्किल है। किसी हार को कन्वर्ट करना जीत में वो इतना ज़रा मुश्किल नहीं है, लेकिन टूटे हुए दिल को जोड़ना ज़्यादा मुश्किल है। तो अब हम कुछ बात करेंगे दुनिया में आर्टिफिशियल कर दिया, लेकिन चलें आप शेर सुना दें। नहीं अब मैं शेर नहीं सुना रही, अब मैं हकीकत की तरफ आती हूँ। और हकीकत ये है कि अब दुनिया बदल गई है, और इतनी बदल गई है कि हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखें हकीकत की बात की, और मैं वेट कर रहा था कि कब बोलेंगे लफ्ज़ ये आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब हकीकत होता है? नहीं होता ना। तो तभी मैंने कहा ना कि अब दुनिया बदल गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, यानी कि अब हमारा दिमाग
दिमाग नहीं, अब कंप्यूटर काम करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह टेक ओवर कर रही है, उसको कमांड देना किस तरह सीखना है, हमने अपनी जगह कैसे बनानी है दुनिया में, ये बहुत मैटर करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड ऑफ लाइफ में इस्तेमाल हो रही है, किस तरह इसके साथ हमने चलना है, इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया प्रोफेसर डॉक्टर राफिया मुमताज़ अवान ने। तो डॉक्टर राफिया, आपको प्रोग्राम में सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं और आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट दैट, हर फील्ड में, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सोशल साइंसेस हो, नेचुरल साइंसेस हो, इसके साथ हम कैसे कंपैटिबल हो सकते हैं, किस तरह चलें हम? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। मैं इस प्रोग्राम में दूसरी दफ़ा शिरकत कर रही हूँ और मुझे बहुत पहले भी अच्छा लगा कि मैंने अपने ख़यालात का इजहार किया। दोबारा भी मैं इसके बारे में बात करने के लिए इधर आई हूँ। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आजकल की दुनिया में बहुत ही एक अहम टेक्नोलॉजी है और अगर हम इसके साथ नहीं चलेंगे तो शायद हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसका रोल बहुत सारी फील्ड्स के अंदर है, चाहे हम एजुकेशन ले लें, चाहे हम हेल्थ केयर को लें, चाहे हम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को ले लें या फिर हम एग्रीकल्चर को ले लें। इन तमाम फील्ड्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन और इनकॉर्पोरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की, स्मार्ट सिस्टम्स की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और एक एलिमेंट है। तो हमें दुनिया में साथ चलने के लिए इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने की शदीद ज़रूरत है, वरना हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। हम देखते हैं डॉक्टर राफिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको लेकर बहुत सारे लोगों का कंसर्न भी है। जैसे महानूर ने भी कहा कि हमें अपनी जगह बनानी पड़ेगी, हालांकि अशरफुल मखलूक़ात है इंसान, तो उसकी जगह ऑलरेडी डिसीजन मेकिंग में ऑलरेडी है। वो जो ह्यूमन एलिमेंट है उसको भी टेक ओवर कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या वो रहेगा? देखिए, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंसानों की जॉब चली जाएगी, कि फेयर है जो कि प्रिवेल कर रहा है। बट हम इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखें कि अगर हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, देखिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आजकल दौर है, तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि हम एक ह्यूमन एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे। ह्यूमन एलिमेंट को ज़रूरत है कि वो इन टेक्नोलॉजीज़ को सीखे और अपनी जगह बनाए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में अगर हम देखें, हम कभी भी ह्यूमन एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते उसके अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे तरीके से हमें उसमें असिस्ट कर सकता है। ठीक है, एक हॉस्पिटल के अंदर एक वेटिंग टाइम को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा पेशेंट एक डॉक्टर देख सकता है। जैसे मैं कहूँ कि एक्सरेज हैं या फिर मेमोग्राफ्स हैं या और दूसरे जो इमेजरी है मेडिकल की, उसको एनालाइज करने के लिए, उसकी असेसमेंट के लिए, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए वी कैन यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी टू द मैक्सिमम, बट वी कैन नेवर से दैट वी कैन रिप्लेस अ डॉक्टर विद दिस टेक्नोलॉजी। तो एक ह्यूमन एलिमेंट हमेशा रहता है। अब जैसे हम बात करें एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन में भी आजकल जैसे बहुत सारे लोग चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बट हम ये नहीं कह सकते कि चैट जीपीटी की वजह से हम टीचर के एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन गाइडेंस एक स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए हमेशा एक टीचर के मौजूदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हम अगर पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें तो हमें बहुत हेल्प करेंगी, ना कि हम इनके मनफी जो पहलू हैं उनको उजागर करें। बिल्कुल सही। और हम डॉक्टर राफिया अवान आपकी तरफ एक दफ़ा फिर वापस आएंगे, लेकिन यहाँ पर अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और प्रोटेस्ट ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ था, उसमें मुतालबात के हवाले से बात हुई थी। इससे पहले हुकूमत ने मुज़ाहिरीन के तमाम मुतालबात किए थे। बताते चलें कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और प्रोटेस्ट ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर जो मुज़ाहिरीन हैं, जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उनकी क़यादत, उनके रहनुमाओं ने मीडिया से भी गुफ्तगू की है। हुकूमत की जानिब से जो एक्शन लिया गया उस हवाले से गुफ्तगू की मीडिया से। जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और प्रोटेस्ट ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का आज का इजलास मुजफ्फराबाद में इनेकाद पजीर हुआ। एलामिया जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के गयूर और बाशऊर शहरियों की तरफ से और अमन और तारीख साज तहरीक चलाने और कामयाब व तारीख साज लॉन्ग मार्च करने पर मुबारकबाद पेश करती है। और अमन अवामी लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत की तरफ से आटा की कीमतों में 1100 रुपये फी मन कमी और बिजली बिलात में
पैदावारी लागत पर सस्ती बिजली का हसूल और हुक्मरान अशराफिया की मुराद के हवाले से जुडिशल कमीशन के क़याम पर नोटिफिकेशन हासिल करने पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कश्मीरी कौम की लाजवाल जिद्दोजहद और तारीख साज कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती है। दौरान तारीख तमाम मुकदमात खत्म और गिरफ्तार शुदगान को रहा कर दिया जाएगा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर जारी लॉकडाउन पहिया जाम खत्म किया जाता है। आज दिन 3 बजे तक रियासत भर में शुदाए अवामी हकूक के शोब में शटर डाउन रहेगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। जी, तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात मान लिए गए और हड़ताल के साथ साथ प्रोटेस्ट ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया। मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। इस दौरान जो भी मुतालबात सामने रखे गए थे उनको तस्लीम किया जाएगा। इस हवाले से ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मीडिया को भी आगाह किया। हम बढ़ते हैं एक दफ़ा फिर अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजू की जानिब। डॉक्टर राफिया मुमताज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे थे ह्यूमन एलिमेंट की मौजूदगी और डिसीजन मेकिंग की पावर जो है उसमें असिस्ट करेगा। अब महानूर, हम देखते हैं कि ओपन AI आया और हमने उससे बजाय इसके कि हम बहुत सारा उसका फ़ायदा उठाएं, हमने उसको बहुत सारी दीगर जो हमारी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी तरफ ले जाते हैं। हम इसको प्रोफेशनल वे में कैसे लेके आ सकते हैं? क्योंकि इसको कमांड इंसान नहीं देनी होती। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर राफिया, कमांड देना ये कितना ज़रूरी है सीखना, और ख़ास तौर पे जो एवेल्युएट कर रहे हैं प्रोफेसर्स के लिए कितना ज़रूरी है ये जानना कि जो सारी असाइनमेंट है ये ChatGPT से लिख के दी हुई है हमें? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स में ये अवेयरनेस उजागर करने की ज़रूरत है कि आपने जब भी इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है तो अपनी डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ करें, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करें, अपने एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करें, कि ना कि हम इसके ऊपर अपनी टोटल डिपेंडेंस और रिलायंस जो है ना वो क्रिएट कर दें। तो इसको एक अच्छे तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसमें आप अपने एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से इवॉल्व कर सकते हैं। अब बात उस तरफ चली जाती है कि अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। अगर हम अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे और कंटिन्यूसली इस टूल के ऊपर अपनी 100% डिपेंडेंस ले आएंगे तो एक जाहिर सी बात है कि हम फिर इसका एक नेगेटिव इस्तेमाल करें बजाय कि हम इसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब आप इस तरह के टूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अपनी डिपेंडेंस कर लेते हैं तो आप एक सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि यू स्टॉप इंटरेक्टिंग विद द ह्यूमंस, यू स्टॉप इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। तो एक वो इंटरेक्शन का एलिमेंट, एक गाइडेंस सीकिंग का एलिमेंट, एक टीचर का जो एक ओवरऑल पूरे सालों का जो एक्सपीरियंस है उससे सीखने का एलिमेंट वो किल हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड use all these tools in an effective and in a productive manner rather than putting yourself in a situation where you are completely dependent on the software. डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अब सोशल मीडिया ने, मेटा ने भी अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पर AI का ऑप्शन दे दिया है और उसमें हम देखते हैं कि हम AI के ज़रिए सिर्फ अपनी तस्वीर बना रहे हैं या फिर किसी की आवाज़ की नकल कर रहे हैं या फिर अपने बारे में वो चीज़ें भी उसमें हम मेंशन करवा लेते हैं AI से जो कि शायद हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी नहीं है। हाँ, फिर उनको पढ़ते भी नहीं है। बिल्कुल। ये किस हद तक आप समझते हैं ये पॉजिटिव है, लोग इससे इनकरेज होंगे, या फिर अगेन जैसे इस्तेमाल करना, उसका इस्तेमाल ही बताएगा कि ये फ़ायदेमंद है, ये नुकसानदेह है? यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी इसी में ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह रिजवान ने कहा कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे AI का इंक्लूजन है, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि डाटा सिक्योरिटी तो हमारी बिल्कुल नहीं रही है। कि मेरा नाम लिख के किसी ने सर्च किया है और मेरी प्रोफाइल पब्लिक नहीं है, फिर भी मेरी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो रही है, तो डाटा सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि जब भी हम इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, जैसे हम फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं या व्हाट्सएप है, तो हम से इनको इस्तेमाल करने से पहले एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है जो कि काफ़ी एक लेंथी सा एक आपके पास डॉक्यूमेंट या मैसेज अपीयर होता है। हमने कभी बॉदर नहीं करते उसको पढ़ने की, ठीक है। उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि हम अपना कंसेंट दे रहे हैं कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करेंगे। तो जब हमने अपना कंसेंट दे दिया तो उसके बाद तो फिर ये चीज़ें आपकी इस्तेमाल होंगी। तो अपने अंदर ये शऊर पैदा करने की ज़रूरत है कि क्या हमारे लिए ये सॉफ्टवेयर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमें अपनी इन्फॉर्मेशन इनको देनी है, या हमारी मतलब सोशल मीडिया के ऊपर हमारी जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये अब हमारी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं कि हमने कैसे इन चीज़ों को लेके चलना है। जहाँ तक आपने डेटा सिक्योरिटी की बात मेंशन की है, हाँ वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बट द थिंग इज़ कि इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अब हमारे ऊपर है कि हमने अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है और अपने डेटा सिक्योरिटी के मैकेनिज़्म को, डेटा सेफ्टी के, कॉन्फिडेंशियलिटी
की जो अवेयरनेस है उसको कैसे उजागर करना है। और डाटा की अवेयरनेस हम देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में जो सर जंग है वो डाटा की वजह से हो रही है, और हम इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी नज़र आए। फिर जो चिप्स की प्रोडक्शन होती है, एआई चिप्स हों या फिर हम 5G की तरफ जाएं, तो वहाँ पर भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इकोनॉमी बेस्ड हैं। अब डाटा की गेम है, बिग डाटा की बात की जाती है। हमारे यहाँ ये अवेयरनेस के लिए यूनिवर्सिटीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन या फिर जो स्किल डेवलपमेंट है, जैसे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं 3 माह का, 6 माह का, 1 साल का डिप्लोमा होता है, कितने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि हमें इनको फ़ौरन से पहले इम्प्लीमेंट करना होगा? ये पहले से बहुत इम्पॉर्टेंट है और तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इनकी अवेयरनेस है और ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। जैसे बिग डाटा की आपने बात की, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत सारे सिस्टम्स हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं और मुख्तलिफ़ तरह का डाटा जनरेट हो रहा है। इमेजेस की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में है, वीडियोस की फॉर्म में है। अब इस सारे डाटा को एनालाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क है और चैलेंजिंग टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो इस डाटा को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि डाटा की आजकल बिजनेस वैल्यू है, ठीक है। और डाटा एनालिटिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड बिकॉज if you have a lot of data and the data is not analyzed, then it has no power and no meaning. Exactly. So data analysis basically add करता है context to the data, meaning to the data. So it is quite important that you should understand that if you have a AI based system, तो हमने उसमें जब डाटा जनरेट हो रहा है उसके एनालिसिस जब हमने करना है तो उसको इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है अपने सिस्टम्स के ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और मज़ीद डिसीजन मेकिंग को इन्हांस करने के लिए। बिल्कुल। बीइंग अ प्रोफेसर, मैं एट द एंड आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारे स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में जब ग्रोइंग एज होती है, व्हेन वी आर इन कॉलेज, तो हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि हमने अर्निंग भी करनी है, हमें पैसे कमाना सिखाया जाए। जी। अब टाइम ऐसा आ रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स जो थे, कंटेंट राइटर्स जो थे, उनको बहुत ज़्यादा उनकी जॉब्स को टेक ओवर कर दिया है। क्या सीखना चाहिए ग्रोइंग एज में भी या किसी भी एज में टू हैव अ सोर्स ऑफ इनकम? और इस दौर में जब एआई हर चीज़ को हम देख रहे हैं कि एक नए वे में लेके चल रही है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें सीखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अपनी फील्ड में या अपने जो ऑलरेडी हम काम करें उसमें इंक्लूड करनी चाहिए रूटीन में, ताकि हम इसके साथ साथ चल सकें और हम सर्वाइव कर सकें? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आजकल के दौर में आप समझते हैं इम्पेरेटिव हैं, एसेंशियल हैं, उनके बगैर जॉब मार्केट आपके लिए जो है ना बहुत कम्पिटिटिव हो जाती है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजीज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम जनरेटिव एआई की बात करें, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये तमाम वो सारे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ और इमर्जिंग टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अगर हमने अबूर हासिल ना किया तो स्टूडेंट्स को और फैकल्टी मेंबर्स को भी अपनी जॉब का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल नज़र आ रही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर आफिया फॉर योर टाइम। हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, जिसके बारे में हम सब परेशान भी कभी कभी हो जाते हैं, फिर समटाइम्स हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को आसान भी करें, कुछ गलत हो जाता है तो वहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। मानूर, मेरा इसमें एक बड़ा सिंपल सी थ्योरी है कि हम परेशान उस चीज़ के बारे में होते हैं जिसका हमें इल्म नहीं होता, तो परेशानी से बचने के लिए हम उसका इल्म अगर हासिल कर लें, हमें उसकी नो हाउ हो कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, फिर हम किसी को गाइड भी कर सकते हैं। जैसे आज डॉक्टर आफिया मुमताज़ आवान साहब थी, उन्होंने बताया कि ह्यूमन एलिमेंट तो रहेगा। ये बड़ी खुशाइन बात है कि डिसीजन मेकिंग आखिर में डायग्नोज डॉक्टर ने ही करना है, इंजीनियर ही डिसाइड करेगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनना है तो वो कैसे बनेगा, या फिर किसी ने अपने अगर घर का कोई फैसला करना है, अपना कोई बजट बनाना है, किसी मुल्क ने कोई फैसला करना है, तो उसमें ह्यूमन एलिमेंट रहेगा। वैसे रिजवान, मजा आएगा ना आपको जब आपकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एंकर बैठा होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन वो हमारी तरह बात तो नहीं कर सकता। लेकिन उसमें हमने क्या करना है, हमारी तरह हमसे अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हमसे अच्छी बात करते, एक्सप्रेशन तो नहीं दे सकते, एक्सप्रेशंस दे सकते हैं आजकल, बट स्टिल उसमें हमारी जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमें यही गाइड करें कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलना है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल होंगी वो भी जो है ऑब्वियसली वो थ्रू अ ह्यूमन। बिल्कुल ऐसे ही। और अब हम अपने नाज़रीन को आगाह करें कि जहां हम इतनी सारी चीज़ों की बात करते हैं, इतनी सारी नेमतें हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसान से अल्लाह ताला ने मुखातिब होकर कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटाओगे, तो उन नेमतों को हम जब तक
हमें हमारे पास हैं, शायद हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब कोई नेमत नहीं होती तो फिर हमें उसकी कदर होती है। लेकिन बहुत सारे लोग, अगर अल्लाह ताला एक नेमत लेता है तो उसके बदले बहुत सारी चीज़ों से नवाज भी देता है और फिर इंसान को उसका एहसास होता है, उसकी स्ट्रेंथ बनती है। बिल्कुल जनाब, एक ऐसा बच्चा हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान से, जो कि बसारत से तो महरूम है, लेकिन अल्लाह ताला का ये जिस तरह सेटअप है, एक चीज़ आपको देते हैं, दूसरी चीज़ अगर ले लेते हैं तो उसको बैलेंस कर देते हैं। लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त रबाब प्लेयर है और वी आर सो, और गुलकार भी हैं साहब, गुलकार भी हैं। और आज जो है हमारे स्टूडियो में वो रंग बिखेरने आ गए। फवाद आलम खान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। बड़ा ज़बरदस्त रुबाब आपके पास है, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच सर। मानूर, रबाब इतना प्यारा, और जिस तरह मुझे हैरत हो रही है वैसे फवाद, एक चीज़ आपको देख के कि ये जो है ये बड़ा हैवी होता है, और आपने जिस तरह आराम से गोद में रखा हुआ है और आप जो है इसको लेके बैठे हुए हैं, तो मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। अभी आपकी एज कितनी है? सर 12 साल है। 12 साल है। माशाल्लाह। तो कितने साल हो गए इसको? आप कब शुरू किया था आपने? सर मैंने रुबाब प्रॉपर बजाना स्टार्ट किया मेरे 1 साल हो गए। 1 साल हो गया? किसने सिखाया आपको? मैं जब मैं छोटा था तो मुझे शौक था सिंगिंग करना और रुबाब बजाना। तो अभी आप बड़े हो गए हैं? नहीं सर, जब मतलब जब मजीद छोटे थे। जी, तो तब मुझे शौक था। तो हम गांव में थे तो फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिली थी, तो इस्लामाबाद में आ गए थे, तो टीचर से मैंने थोड़े बेसिक्स सीखे थे, तो आगे मैंने खुद ही। तो हमारे नाज़रीन को आज सुनवाएंगे कि आपने क्या सीखा है, कैसा रबाब बजाते हैं आप? जी, मैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल पे आया हूँ, तो इसलिए मैं आज पाकिस्तानी एक मिली नगमा सुनाऊंगा। प्लीज प्लीज। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आबाद तुझे, हम देखें आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। जबरदस्त, माशाल्लाह, और हम जबरदस्त। दुआ करते हैं कि आप भी इसी तरह आबाद रहे, इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। इतनी माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ है आपकी, इतने टैलेंटेड बच्चे हो आप। मुझे ये बताओ कि अभी ये जो सीख भी रहे हो, 1 साल हुआ आपने स्टार्ट की है, हमें बहुत फ़ख्र होता है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह 12 साल का बच्चा है और इतना ज़बरदस्त रबाब प्लेयर है और इतनी खूबसूरत आवाज़ है। तो इसको आगे क्या प्रोफेशनली लेके चलना है या टाइम पास करने के लिए सीख रहे हैं?
नहीं मैम, मैं सिर्फ रुबाब ही नहीं बजाता बल्कि और भी सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं आगे प्रोफेशनल लेके जाऊँ और अपना नाम तो रुबाब के अलावा और कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा पसंद है? सर मुझे रुबाब के अलावा क्योंकि मेरे वोकल्स मैंने किसी से सीखा नहीं है तो वोकल्स मैंने खुद के लिए किया। तो जी सर, तो मुझे ज़्यादा हारमोनियम पसंद है। हारमोनियम क्योंकि हमारे गले के साथ साथ उसकी आवाज़ में सपोर्ट मिल जाती है ना जी सर, उसमें रियाज करने के लिए आसान। अच्छा, रियाज करते हैं अभी? जी सर, अभी मेरे पास हारमोनियम नहीं है तो मैं मोबाइल ऐप से डाउनलोड करके उस पर रियाज करती हूँ। कितनी देर करते हैं रियाज? सर मैं दिन में 3 घंटे रियाज करता हूँ। 3 घंटे रियाज करते हो? तो सर पढ़ाई भी कर रहे हैं इसके साथ? जी सर, मैं क्लास 4 में पढ़। क्लास 4 में पढ़ते हैं? पढ़ाई में कैसे हैं? पढ़ाई के साथ साथ ये सब चल रहा है? यस सर, अभी अल्लाह का शुक्र में मेरी 2nd पोजीशन आई है। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं फवाद, घर में कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के हवाले से कि आप सीखें भी और अपना टाइम इधर स्पेंड करें? मैम मेरे तो ओवरऑल सारे फैमिली मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी अम्मी ज़्यादातर, क्योंकि मेरे अबू जो होते हैं वो दरअसल गांव में होते हैं तो मेरी अम्मी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। मेरी अम्मी और मेरे बड़े भाई मुझे हर टीवी चैनल्स पे लेके जाते हैं और आते हैं। वैसे भी अम्मियों पे सब घरों में ही अम्मियों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है कि बच्चों की फरमाइशें उन्होंने माननी होती हैं। लेकिन आप जैसे टैलेंटेड बच्चों के पीछे पता लगता है कि वाकई अम्मियों की एफर्ट्स हैं और ऑब्वियसली फादर्स की एफर्ट्स हैं, पूरी फैमिली की एफर्ट है। और हमें देख के बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आपकी मदर अभी आपके साथ साथ थी हर जगह। और ये रिजवान एक लेसन होता है कि अगर आपने अपने बच्चे को इस एज में पॉलिश करेंगे तो वो आगे इंशाल्लाह। तो फवाद, अब बताइएगा कि आप हमें और क्या सुना रहे हैं? वैसे आपने रबाब के इंतखाब ही क्यों किया? ये इतना मुश्किल है या आसान है, कैसा लगता है ये आपको? सर जब मैं शुरू में रुबाब बजाता तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती थी, तो जैसे जैसे मैंने रुबाब पे प्रैक्टिस किया तो मुझे आगे आसानी होती जाएगी। इंशाल्लाह मैं आगे भी इस तरह आगे बढ़ूँगा। तो अभी क्या सुना रहे हैं? हम अपनी तरफ से इजाज़त लेते हैं और हम ये चाह रहे हैं क्योंकि फवाद आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है तो हमारे प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो आपकी आवाज़ पे होना चाहिए। तो रिजवान ऐसा करते हैं कि हम इजाज़त लेते हैं और 3-4 मिनट जो है वो फवाद की खूबसूरत आवाज़ स्टूडियो में गूंजे। ऐसे कर लिए फवाद? यस मैम, मैंने एक अच्छा सा कवाली तैयार किया है नुसरत फ़तेह अली ख़ान का, क्योंकि मैं उनके कवाली ज़्यादा सुनता हूँ तो इसलिए आज भी मैं नुसरत फ़तेह अली बस ठीक है, आप जो अच्छी सी कवाली तैयार की है ओवर टू यू मेरी तरफ से। और रिजवान अली की जानिब से हमें इजाज़त दीजिए। आप सुनिए फवाद आलम खान। हम ना बाज आएंगे मुहब्बत से, हम ना बाज आएंगे मुहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। जान इस दिल का हाल क्या होगा, जान इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा,
हम ना बाज आएंगे मुहब्बत से, जान जाएगी और क्या।